हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस आपके रिवीजन सीरीज में। और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। हमने टीचिंग, आपके कम्युनिकेशन और आईसीटी का रिवीजन कर लिया है। आज जो है वो हम करने जा रहे हैं पूरी तरीके से रिसर्च का रिवीजन। और याद रखिए कि रिसर्च का रिवीजन करने के वक्त एकदम माइंड खोल लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक्स भाई साहब ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं जो मजा आ जाता है। नहीं तो और आपकी पढ़ाई को डबल स्पीड करने के लिए मैं रिसर्च को पूरा यूनिट रिवीजन कराऊंगा। कैसे, आइए देखते हैं। हाँ, क्लास में देखिएगा जी। बेसिक तरीका क्या है, ये मेरा है रिसर्च का अल्टीमेट बुक, ठीक है, जिस जो 109 पेज का है। और इस रिसर्च के बुक में मैंने हर वो चीज करा रखी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हैं। और इससे पहले एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि भैया अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसको जाकर ज्वाइन करिए। नेट वाला भैया सर्च करिएगा और वहां उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां मैं सारा का सारा पीडीएफ जो है वहां डाल देता हूँ और आपकी नोटिफिकेशन जो है वो सारी वहां पे मिल जाया करेगी। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं, ज्यादा लेट ना करते हुए, है ना। बहुत ज्यादा लेट करने से कोई फायदा नहीं है। तो आइए मैं शुरू करता हूं रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर हम बेसिक बात करें ना रिसर्च एप्टीट्यूड की, तो क्या है रिसर्च एप्टीट्यूड? रिसर्च जो है दो वर्ड से मिलकर बना है। क्या बना है? दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा भाई? री और सर्च। री मतलब होता है दोबारा और सर्च मतलब होता है फाइंड आउट करना, खोजना किसी चीज को। तो भैया हम कह सकते हैं रिसर्च का क्या मतलब है? दोबारा सर्च करना किसी एग्जिस्टिंग चीज को जिसपे कुछ ना कुछ काम बाकी है ना, कंप्लीट हो चुका है नहीं, बाकी है। तभी तो हम कहते हैं रिसर्च, दोबारा सर्च कर रहे हैं, है ना। सो द वर्क क्या कह रहा है, आइएगा। रिसर्च मींस टू फाइंड आउट समथिंग न्यू फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन। पुराने से कुछ नया खोजना, वो क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। आइए देखिए क्या कहता है रिसर्च। कह रहा था वर्ड रिसर्च इज डिराइव फ्रॉम द मिडिल फ्रेंच वर्ड रिसर्चर, मीनिंग क्या हो? टू गो अबाउट सीकिंग, है ना। टू गो अबाउट सीकिंग, जो कमजोर है या जो सिक है उसको लेके आना। रिसर्च क्या है? केयरफुल या डिटेल्ड स्टडी है इनटू ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अगर कोई प्रॉब्लम है स्पेसिफिक, उस पे डिटेल्ड स्टडी, उस पे उस कंसर्न पे डिटेल्ड स्टडी या उस इशू पे डिटेल्ड स्टडी, जो किस तरह से करते हैं? साइंटिफिक मेथड के थ्रू करते हैं। तो ये बात क्या है आपका रिसर्च। देखिए कह रहा था टर्म रिसर्च कंप्राइजेस टू वर्ड्स, दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है री, दूसरा है सर्च। रिसर्च मींस जनरली री मींस अगेन एंड सर्च मींस टू फाइंड आउट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, रिसर्च क्या है? केयरफुल इन्वेस्टिगेशन है, जहां पे हम क्या करते हैं? इंक्वायरी करते हैं, स्पेशली टू सर्च न्यू फैक्ट इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। किसी भी नॉलेज, किसी भी ब्रांच में हम नए फैक्ट्स को खोजने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो रिसर्च क्या भैया? रिसर्च है जहां पे हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, है ना, नए फैक्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट्स कॉल्ड रिसर्च, है ना। बेसिक चीज तो रिसर्च का यही है जी सर। आइए कुछ कुछ डेफिनेशन दिया गया है ना, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से रिसर्च का डेफिनेशन दिया है। अब देखिए क्या क्या डेफिनेशन दिया गया। अगर हम बात करें, ई मोरी डिफाइंस विलियम सी, है ना, कह रिसर्च इज एनी ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी डिजाइन्ड एंड कैरी आउट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। उसी तरह से क्रैसवेल ने क्या कहा है? रिसर्च इज अ प्रोसेस एंड स्टेप यूज्ड टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर ए टॉपिक और इशू। तो मिला जुला के अगर हम बात करें तो एक सॉल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का सिस्टमैटिक वे में, साइंटिफिक तरीके से, है ना। कोई एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज कह सकते हैं इसको, एडिशन ऑफ नॉलेज, है ना। जी बिल्कुल। तो ये क्या है? यही आपका है रिसर्च, है ना। जी सर। चलिए अब नेक्स्ट चलें। जी सर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, क्या उद्देश्य हो सकता है रिसर्च का? बताइएगा उद्देश्य क्या है। कह रहा है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। बिल्कुल सही है कि किसी भी सॉल्यूशन का, किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के लिए हम रिसर्च करते हैं कि भाई हमको इससे सही सटीक और सही इंफॉर्मेशन मिल पाए। फ्यूचर के प्रिडिक्शंस के लिए हम क्या करते हैं? हम रिसर्च करते हैं।
टू डेवलप न्यू टूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स, नए नए टूल्स नए नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करने के लिए हम रिसर्च करते हैं। टू वेरीफाई एंड टेस्ट एग्जिस्टिंग लॉ और थ्योरीज, अगर कोई थ्योरीज बनी हुई है, जैसे बहुत सारी थ्योरीज है ना, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ ये, लॉ ऑफ वो होता है ना, जी सर, न्यूटन का लॉ, तो वो सारी थ्योरीज को कोई अगर टेस्ट करना चाहता है या वेरीफाई करना चाहता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। चलिए, अगर रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भैया क्या क्या रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक्स है ना जी, कह रहा देयर आर सर्टेन कॉमन डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द रिसर्च। तो पहला है ऑब्जेक्टिविटी। क्या है? ऑब्जेक्टिविटी। इट मींस रिसर्च इज विदाउट एनी बायस, रिसर्च में बायसनेस नहीं होना चाहिए, मतलब अपने हिसाब से आपको जैसा लग रहा है वैसा काम नहीं करना है। आपको कैसा करना है? आपको ऑथेंटिक काम करना है। जैसा आप रिसर्च करें, जैसा उसमें आपका आ रहा है वैसे ही आपको लेके जाना है, आपको उसमें पर्सनल बायस लगाने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा था फॉलोइंग मींस कैन बी अडॉप्टेड टू इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी ड्यूरिंग रिसर्च प्रोसेस। बोल रहा है कि आप ऑब्जेक्टिविटी को अडॉप्ट करने के लिए, मतलब आप कितना सही है इसके लिए आप कुछ कुछ रिसर्च के प्रोसेस को फॉलो करेंगे, है ना। जब रिसर्च कर रहे होंगे तो उसमें कुछ कुछ चीजों को फॉलो करेंगे, प्रोसीजरल सेफगार्ड लेके चलेंगे, है ना। प्रोसीजरल सेफगार्ड में क्या क्या आएगा भाई साहब? प्रोसीजरल सेफगार्ड मतलब जब हम प्रोसेस फॉलो करें तो उससे रिगार्डिंग कुछ सेफ चीजें हम फॉलो करें। क्या क्या कह रहा है? कीपिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डेटा एनालिसिस। आप कुछ भी डेटा रिकॉर्ड करेंगे तो उसका कंप्लीट रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। मोस्ट साइंटिफिक रिपोर्ट आर रिटन इन ए सिमिलर फॉर्म। वो जो रिपोर्ट आप लिख के रखेंगे वो साइंटिफिक होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन में आप ये करेंगे, मेंटेन करेंगे, है ना। मतलब यूनिफॉर्म क्या है? इट मींस यूजिंग यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स इन ऑल फेज ऑफ डेटा कलेक्शन। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ और किसी के लिए कुछ और, आप कंसिस्टेंट प्रोसीजर्स अपनाएंगे। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्ट का ऑपरेशनलाइजेशन करेंगे। बायस, अवॉइड बायस, बायसनेस जो पक्षपात आप नहीं करेंगे उसको, बायसनेस को हटाएंगे। ये काम क्या कह रहा है ये। अब कह रहा है लेट्स डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट बायसनेस। कुछ इंपॉर्टेंट बायसनेस की बात करी गई है कि अगर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपके पास आ जाएगा, बाहर से कुछ चीजें इन्फ्लुएंस आपको लगेगी कि नहीं, किसी के कल्चर ओपिनियन के बेस्ड पर अगर कुछ होगा, कोई मीडिया कुछ कह देगा तो इस बेस पर आप अपना रिसर्च इफेक्ट नहीं होने देंगे। पर्सनल बाइस अपना नहीं लेके जाएंगे कि मुझे ऐसा लग रहा है इस वजह से ये प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिसर्च हमेशा ऑथेंटिक होना चाहिए, जो जिस तरफ जिस डायरेक्शन में आपको ले जाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। कह रहा ऑब्जर्वर बायस, जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है उसकी भी बायसनेस की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की बायसनेस होती है। एक्सपेक्टेंसी बायस, मतलब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरा रिजल्ट ऐसा आएगा, इस वजह से हमको ऐसा रिजल्ट नहीं लेके आना है। मतलब उसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव रहना है, बायस नहीं रहना है ना, अनबायस रहना है। प्लेसबो बायस होता है जब आप ऐसा फील करा देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेसबो बायस का मैं बता देता हूँ। छोटे बच्चे लोगों को क्या करते हैं ना हम कि वो देखिए होम्योपैथिक में गोली आती है छोटी सी मिट्टी वाली, है ना, तो वो नॉर्मल सी मिट्टी वाली गोली भी खिला के हम बोल देते हैं कि हमने दवाई खिला दिया तो बच्चा वो ठीक होने लगता है कि अरे 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 हम तो ठीक हो गए, है ना, हमने दवाई खा ली है। इसको बोलते हैं प्लेसबो बायसेस, जहां पे आप किसी को बेटर फील कराने के लिए कुछ भी दे के बेटर फील करा कर सकते हो और बोल देते हो कि हमने उसको सही तरीके से ये किया, उसको बोलते हैं प्लेसबो बायसेस। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है जो रिलायबिलिटी, और इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, कि कंसिस्टेंट रिजल्ट आपका आना चाहिए। जैसे अगर कोई चीज आप कर रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं कि टीवी देखने की वजह से 8 से 10 साल के बच्चों का इंपैक्ट कितना हो रहा है, और उस इंपैक्ट में हर बार आपको ये आ रहा है रिजल्ट निकल के कि बहुत ज्यादा 80% से ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं हर बार। तो हर बार अगर ये चीज आपके पास आ रहा है, इसको हम कहेंगे दैट इज रिलायबिलिटी, कि कंसिस्टेंट रिजल्ट है, रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई जी सर। तो इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी, आरसी याद रखिएगा, रिलायबिलिटी मींस कंसिस्टेंट रिजल्ट, दैट्स इट। उसके बाद अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी की, तो टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी जो है ना वो बहुत तरीके से है। रिलायबिलिटी का कहने का मतलब है कि आप जो काम कर रहे हैं वो सही है या कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर हम बात करें टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी, टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी में सबसे पहला आ गया टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी की बात करें तो ये बात करता है सेम मेथड, सेम रिजल्ट और सेम पर्सन। मतलब अगर आप एक पर्सन है और आप कोई रिसर्च कर रहे हैं और उससे सेम रिजल्ट आ रहा है तो उसको हम कहेंगे टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। अगर हम पैरेलल फॉर्म्स की बात करें
तो ये मेजर ऑफ इक्विवेलेंस की बात करता है। पैरेलल फॉर्म्स मतलब एक सिचुएशन के लिए अलग अलग ग्रुप द्वारा अगर आप असेसमेंट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट सेम आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं पैरेलल फॉर्म्स है। उसके बाद है इंटररेटर। इंटररेटर होता है जब दो रेटर, रेटर यहाँ रिसर्चर को कहा गया है, तो इंटररेटर रिलायबिलिटी हम उसको कहते हैं जब दो रिसर्चर मिलकर, है ना, हैव टू रेटर्स, यानी कि दो रिसर्चर मिलकर उसकी स्टडी करते हैं और सेम रिजल्ट्स लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, इंटररेटर। इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होता है भैया, कि अ मेजर ऑफ हाउ कंसिस्टेंटली ईच आइटम मेजर सेम अंडरलाइंग द कंस्ट्रक्ट, है ना, कोरिलेट करते हैं परफॉर्मेंस को ईच आइटम को ओवरऑल अक्रॉस पार्टिसिपेंट्स में, है ना, तो उसको बोलते हैं इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी बोलते हैं जब आप एक सिंगल, इंट्रा मतलब सिंगल रिसर्चर मिलके, है ना, और क्या करता है, अलग अलग डिफरेंट टाइम पर सेम रिजल्ट देता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंट्रा रेटर रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी बोलते हैं जब आप एक ही टेस्ट को दो बार, है ना, हाफ करके और तब उसका मेजरेबिलिटी करते हैं, जब आपको टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं स्प्लिट हाफ। अल्टरनेटिव फॉर्म बोलते हैं जब आप एक की वजह दूसरा, मतलब ये उसको बोलते हैं टू डिफरेंट टेस्ट करना, है ना, टू अलग अलग डिफरेंट टेस्ट किए, तो एक नहीं तो दूसरा, ऐसा वाला, इसको बोलते हैं। इस तरह की अगर हम टेस्ट करते हैं, इस तरह का ये रिसर्च करते हैं, तो उसको बोलते हैं आपका अल्टरनेटिव फॉर्म मेथड। चलिए, यही सेम चीज है, इसमें भी दिया गया है ना, ये देखिए, इंटररेटेड डिफरेंट पीपल सेम टेस्ट रेटेड सेम पीपल डिफरेंट टाइम्स, पैरेलल फॉर्म्स डिफरेंट पीपल सेम टाइम डिफरेंट टेस्ट, और इंटर कंसिस्टेंसी मतलब डिफरेंट क्वेश्चन सेम कंस्ट्रक्ट, है ना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। जैसे अगर मैंने अभी बात करा कि रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी की बात क्या क्या था कि कंसिस्टेंट रिजल्ट रहे, लेकिन वैलिडिटी में हम ये देखते हैं कि जो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट आ रहा है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया गया है वो इंस्ट्रूमेंट सही है यानी, ठीक है। जैसे थर्मोमीटर से अगर आप किसी का बुखार चेक करें और हर बार 100 डिग्री बुखार बता रहा है, तो ये तो बात सही है कि वो रिलायबल है, लेकिन क्या वो थर्मोमीटर ही सही है या नहीं है, इसको देखना क्या कहलाएगा, इसको कहते हैं वैलिडिटी। इसको क्या बोलेंगे, वैलिडिटी, दैट इज कॉल्ड एक्यूरेसी। अब अगर हम वैलिडिटी की बात करें तो वैलिडिटी भी बहुत तरीके से होती है ना। जैसे अगर हम बात करें इंटरनल वैलिडिटी की, तो इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं with a higher internal validity a researcher is able to establish the better causal relationship between two or more variable। तो वेरिएबल के बीच में जब हम कॉजल रिलेशनशिप्स को एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं तो वहां हम इंटरनल वैलिडिटी को यूज करते हैं। दूसरा है एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी कहने का मतलब है कि जब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को जनरलाइज कर सकते हैं ना, जनरलाइज फैक्टर्स को जब आप रिलेशनशिप में मेंटेन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी, है ना, जिससे स्टडी इफेक्ट होती है। ये देखो क्या कह रहा है, ये देखिए, इट मींस दैट द एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द स्टडी मस्ट बी कंट्रोल, है ना, जो स्टडी को अफेक्ट कर रहा है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। अगर हम बात करें फेस वैलिडिटी का, तो फेस वैलिडिटी जो होती है वो पूरी तरीके से जजमेंट पे डिपेंड होती है ऑब्जर्वर के, सामने वाला कैसा देख रहा है उस पे से। कह रहा है वी मीन दैट द सर्वे एंड क्वेश्चनेयर एक्यूरेटली मेजर व्हाट दे आर सपोज्ड टू मेजर, है ना, जो वो वही वे मेजर करते हैं जो वो मेजर करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। ये टोटल किस पे है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है ना, ऑब्जर्वेशन बेस्ड, ठीक है जी। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें कंटेंट की, तो ये ओवरऑल ऑल एस्पेक्ट्स को देखता है। कह रहा है इंडिकेटर मेजर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट्स एज डिस्कस्ड अर्लियर, इट इज नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। तो ये कंटेंट वैलिडिटी ओवरऑल एस्पेक्ट्स को देखता है। क्राइटेरिया वैलिडिटी का हम बात करें तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस विद द प्रेडिक्टिव ऑफ मेजरमेंट्स यूजिंग रिलेटेड इंडिकेटर्स, है ना। तो क्राइटेरिया वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप विद अदर्स क्राइटेरिया के साथ देखता है ना, स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया की बात करता है। ये किसकी बात करता है, स्टैंडर्ड्स या क्राइटेरिया की, है ना जी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, अगर हम कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी की बात करें तो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी बोलता है इंडिकेट मेजर्स द कंस्ट्रक्ट इन अ मैनर दैट इज कन्वर्जेंट विद द अदर मेजर्स ऑफ द डायरेक्शन। तो कह रहा है एग्जांपल द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द इनकम लेवल कन्वर्ज। ये इसको बोलते हैं क्या सर, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, जो बात करता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का। किसकी बात करता है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात करता है जी। चलिए, बाकी यही दिया हुआ है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। चलिए, अब चलते हैं
नेक्स्ट ये देखिए मेजरमेंट स्केल। देखो आप इन चीजों को मेजर करने के लिए मेजरमेंट स्केल की आवश्यकता होती है, और जो मेजरमेंट स्केल होता है ना वो 4 तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे पहला नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। अगर हम नॉमिनल की बात करें तो वो सिर्फ डिटर्मिनेशन ऑफ इक्वलिटी प्लेस्ड की बात किया जाता है। क्या किया जाता है? प्लेस का मतलब नाम वगैरह की बात किया जाता है। अगर हम ऑर्डिनल का बात करें तो वो रैंक का बात किया जाता है। क्या बात किया जाता है? रैंक की। और अगर इंटरवल का बात करें तो डिफरेंसेस की बात की जाती है कि इक्वल डिफरेंस कितना है। और रेशियो की बात करें तो ये एब्सोल्यूट जीरो का बात करता है। किसका बात करता है? एब्सोल्यूट जीरो की बात करता है। देखिएगा दूसरा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए अगर नॉमिनल की बात करें तो आई कलर बोला है, नाम का बात किया है। और अगर ऑर्डिनल की बात करें तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन की बात किया है, मतलब नेचुरल ऑर्डर और नाम दोनों का बात किया है। अगर हम इंटरवल का बात करें तो ये टेम्परेचर का बात किया है, मतलब 0 डिग्री है ना, 100 डिग्री, ऐसे नाम, नेचुरल ऑर्डर और इक्वल इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। और अगर हम रेशियो का बात करें तो ये हाइट का बात करता है, जिसमें नेम, नेचुरल ऑर्डर, इक्वल इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स। और ट्रू का जीरो का मतलब एग्जैक्ट ट्रू जीरो आता है ना, हैज अ ट्रू जीरो वैल्यू एंड दस रेशियो बिटवीन द वैल्यूज कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये इसकी बात करता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये देखिए ये बेस्ट चार्ट है इसका। बेस्ट चार्ट क्या, थोड़ा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, सॉरी मैं बड़ा कर दे रहा हूँ थोड़ा, है ना। ये देखिएगा, ये देखिए इसमें क्या है, नॉमिनल जो है वो क्वालिटेटिव डेटा है और ऑर्डिनल क्वालिटेटिव डेटा है। ठीक है, ये लेबल का बात करता है, ये लेबल और ऑर्डर दोनों का बात करता है। ये डिस्क्रीट डेटा यूज करते हैं इससे, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज होता है नॉमिनल और ऑर्डिनल में। इससे चार्ट से भाई साहब प्रीवियस ईयर्स में इतना क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बात बात मतलब सोच भी नहीं सकते, इतना है। उसके बाद है इंटरवल और रेशियो, है ना। ये लेबल, ऑर्डर और इक्वल डिस्टेंस यूनिट्स की बात करता है इंटरवल। और ये एब्सोल्यूट जीरो, ये तीनों के साथ साथ एब्सोल्यूट जीरो ऐड कर दीजिए तो रेशियो आ गया। ये क्वांटिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा की बात करता है और कॉन्टिन्यूअस डेटा की बात करता है। देखो अगर पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो पैरामेट्रिक टेस्ट में कंटिन्यूअस डेटा आ गया दोनों, और अगर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो डिस्क्रीट आ गया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। पैरामेट्रिक टेस्ट है ये कौन, इंटरवल और रेशियो, और नॉन पैरामेट्रिक में है डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ बोला एग्जांपल क्या दिया, आई कलर, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट, ये सारा चीज क्या है, नॉमिनल है। अगर हम कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैन बी अनहैप्पी, न्यूट्रल है, हैप्पी, इसकी बात करें तो ये ऑर्डिनल रैंक की बात कर रहा है। अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री, 20 डिग्री, 20 से 40, 40 80, इसकी बात कर रहे हैं तो ये इंटरवल है। और रेशियो बोल रहे हैं लेस देन 50 के जी, 51 से 100 के जी, 101 से, ये इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो की बात करना। बात समझ में आया जी सर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट है एक्यूरेसी। क्या है? एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी भी वही है कि आप कितने 100% क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। देखो क्या लिख रहा है, क्लोजली रिलेटेड टू वैलिडिटी। इट इज आल्सो द डिग्री व्हिच रिसर्च प्रोसेसेस, इंस्ट्रूमेंट, टूल्स आर रिलेटेड टू द ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो ये एक्यूरेसी है। क्रेडिबिलिटी, रिसर्च की क्रेडिबिलिटी हमेशा होनी चाहिए। कह रहा है इट इज द यूज ऑफ बेस्ट सोर्स इंफॉर्मेशन एंड द बेस्ट प्रोसीजर्स इन द रिसर्च। द यूज ऑफ सेकेंडरी डेटा सेव्स टाइम एंड रिड्यूस कॉस्ट, and however the excessive reliance of secondary data when the option of primary data is available entails the risk of reducing credibility of the research। तो देखिए रिसर्च की क्रेडिबिलिटी जो होती है वो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों डेटा पे होती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जर्नलाइजेबिलिटी भी बात है कि जर्नलाइज करते हैं। इंपेरिकल रिसर्च रियल लाइफ एक्सपीरियंस बेस्ड होता है, सिस्टमैटिक भी होता है, कंट्रोल्ड फैक्टर भी होता है ना जी, साइक्लिकल नेचर का होता है, लॉजिकल और रेप्लिकेबल होता है। मेन वो जो था आपको मैंने पढ़ा दिया। अब हम शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। किसकी बात करेंगे? मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करेंगे। आ जाइए, अगर हम मेथड्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में अलग अलग बोलते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज किया जाता है और अलग अलग रिसर्च यूज किया जाता है। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस किस कौन से क्लासिफिकेशन में कौन कौन सा रिसर्च है उसकी चर्चा पहले करते हैं, फिर एक एक रिसर्च को हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से। आइए सबसे पहला बात करते हैं बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ये 5 तरीके की रिसर्च में होते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, एक्सप्लेनेटरी और एक्सपेरिमेंटल। उसके बाद होते हैं आउटकम के बेस पर फंडामेंटल और अप्लाइड, लॉजिक के बेस पर डिडक्टिव इंडक्टिव, प्रोसेस के बेस पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, इंक्वायरी बेस पर स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर, आइडिया और कॉन्सेप्ट के बेस पर कॉन्सेप्चुअल और इंपेरिकल। अब इसके अंदर भी इसके सब पार्ट्स भी होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। आइए एक एक करके उसकी चर्चा क्लास में करते हैं। आइएगा जी, देखिए ध्यान से समझिएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हम उस रिसर्च को कहते हैं जब किसी भी फील्ड में कुछ नया सर्च करने की बात करी जाती है कि क्यों ये हो रहा है। जैसे
अगर मैं बात करूं कि कोई मार्केटर है, ये जानना चाह रहा है कि भैया मेरा सेल्स डिक्लाइन क्यों कर रहा है, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को यूज करेगा, क्योंकि एक्सप्लोर करना चाहता है, वो प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करना चाहता है। यहां हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए प्रॉब्लम को चेक करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के डिफरेंट एस्पेक्ट को हम चेक करते हैं। इसको कहा जाता है एक्सप्लोरेटरी, है ना, कि मेरा सेल्स भाई क्यों डिक्लाइन कर रहा है, मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, व्हाई, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ व्हाई, व्हाई के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये क्या करता है? व्हाई के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। बात समझ में आई? जी सर। अगर हम देखिए यहां पे एग्जांपल दिया होगा कि जूस बार के बारे में दिया होगा, ठीक है, कि कस्टमर जो है उसके जूस बार को क्यों इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, जूसेस क्यों नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है, तो ये जो बात है वो कहता है एक्सप्लोरेटरी। अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करें तो ये कहता है किसी भी सिचुएशन का एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट, जैसे ये चीज अभी सेल्स क्यों डिक्लाइन कर रहा है, जब हमने इसको एक्सप्लोर किया तो इसको डिस्क्राइब करने की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, तो एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ये कहलाता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहां पे हमको पूरा का पूरा हाउ व्हाट है ना, ये डिसाइड करना पड़ता है कि कैसे ये चीज करना है या कैसे ये रिसर्च कंप्लीट होगा, है ना, कि कैसे इसको हम सॉल्व करें। हमको पता चल गया प्रॉब्लम कि भैया मेरा सेल्स क्यों डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन अब हम यहां फाइंड आउट करने चाहते हैं कि भैया कैसे या क्या तरीका है जो इसको सही कर जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करते हैं, जहां पे हम डिस्क्राइब करते हैं एवरी चीज को, है ना। चलिए उसी बेस पर, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बेस पर हम दो तरीके का रिसर्च फाइंड आउट करते हैं। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी, एक को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी वो स्टडी होती है जब वन टाइम डेटा कलेक्शन होता है। क्या होता है? वन टाइम डेटा कलेक्शन होता है, मतलब एक टाइम में ही सारा डेटा हम कलेक्ट कर लिए, दैट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी कहने का मतलब होता है कि हम ओवर द पीरियड पूरा स्टडी करते हैं, अलग अलग नहीं, एक ही लोग पर। जैसे 20 लोगों को पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम आज भी किए, 20 दिन बाद किए, फिर 6 महीना बाद किए, लेकिन एक लिमिटेड पीरियड तक किए, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। आइए ये देखिए, अब एक्सप्लोरेटरी और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में बताया गया डिफरेंस क्या है कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च बोलता है मींस अ सर्च कंडक्टेड फॉर फॉर्मेटिंग ए प्रॉब्लम फॉर द मोर क्लियर इन्वेस्टिगेशन, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ये रिसर्च दैट एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन इंडिविजुअल ग्रुप और सिचुएशन को। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है। क्यों स्ट्रक्चर होता है भाई? एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हमको प्रॉब्लम पता होता है, उसको एक्सप्लोर करना होता है कि क्यों है हो रहा है, और डिस्क्रिप्टिव में हम बताते हैं कि कैसे ये हो रहा है और क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, व्हाट एंड हाउ, इसमें बताते हैं हम, है ना जी। उसके बाद है डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक रिसर्च में क्या होता है, जो भी प्रॉब्लम हमारे पास आ रहा होता है वो हम अब डिस्क्रिप्टिव में हम क्या करते हैं, उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। डिस्क्रिप्टिव के बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए देखो क्या कर रहा है, हियर रिसर्चर वांट्स टू नो अबाउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ही डिस्क्राइब द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हमारे पास आई है वो रूट कॉज क्या है वो यहाँ हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च डिजाइन दैट कंसिस्ट मेनली, देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च डिजाइन है ना, ये इसी को बोलते हैं क्या, प्रॉब्लम सॉल्व करने का रिसर्च डिजाइन। सो इमर्जेंस ऑफ द प्रॉब्लम, डायग्नोज द प्रॉब्लम, सॉल्यूशन द प्रॉब्लम और सजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये बात है डायग्नोस्टिक में। डायग्नोस्टिक में बेसिकली हम डायग्नोज करते हैं कि मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उसका हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वो रिसर्च होता है जहां हम रिसर्च को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, जहां हम रिसर्च को एक्सप्लेन करते हैं। और इसी बेस पर, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि सेल्स डिक्लाइन कर रहा था, सर बिल्कुल डिक्लाइन कर रहा था, सेल्स डिक्लाइन कर रहा था, तो हमने देखा कि क्यों डिक्लाइन कर रहा है, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद उसको डिस्क्राइब किया, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किया, हमने क्या किया, डिस्क्राइब किया, लिखा। उसके बाद हमने डायग्नोस्टिक रिसर्च किया, डायग्नोस किया कि भैया प्रॉब्लम एक्चुअल यही है, उस बेस पर हमने एक्सप्लेन किया कि देखो ये चीज हो रहा है। अब उसका सॉल्यूशन जब मिल गया एक्सप्लेनेटरी में, तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम रियल चीज जो हमको प्रॉब्लम पता है तो उसका एक बाद में जब हमको सॉल्यूशन निकला तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे। और एक्सपेरिमेंट रिसर्च होता है जहां हम
इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, डिपेंडेंट वेरिएबल पे काम करते हैं। तो यही कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स by manipulating one variable जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं and observing its effect on the another dependent variable। को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इफेक्ट हो रहा है इसको देखना क्या कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं, है ना। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के ना कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां मैनिपुलेशन होगा वो होगा क्या, वो सर एक्सपेरिमेंटल, और डिपेंडेंट वेरिएबल नॉन मैनिपुलेटिव है। कंट्रोल्ड कंडीशन होंगे यहाँ पे, मतलब कह रहा है द एक्सपेरिमेंटल आर अप्लाइड अंडर द राइगोरसली कंट्रोल्ड कंडीशन टू बी क्लियर अबाउट द फैक्टर्स एंड दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द स्टडी। तो ये कंट्रोल कंडीशन होगा एक लिमिटेड में। कह रहा है मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल होगा, मैनिपुलेशन किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, और ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टडी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी है, ऑब्जर्वेशन इसका पक्का होगा। तो ये बातें किसकी है, ये बातें हैं आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, तो एक है प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, ठीक है। प्री एक्सपेरिमेंटल क्या होता है कि भैया एक्सपेरिमेंट से पहले, है ना, इट इज द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन ओनली वन वेरिएबल इज एनालाइज्ड एंड इट इज नॉट मैनिपुलेटेड सो कंट्रोल ग्रुप इज नॉट नेसेसरी। तो इसको प्री एक्सपेरिमेंटल कहा गया। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मतलब जो रियल एक्सपेरिमेंट होता है ना, जो जिसको हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं, तो यहाँ पे आपका मैनिपुलेशन होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रू एक्सपेरिमेंटल। और एक होता है क्वासी एक्सपेरिमेंटल, इसको हम एक्स पोस्ट परफेक्टो कह लीजिए, है ना, क्वासी एक्सपेरिमेंटल कह लीजिए, कॉजल कंपैरेटिव कह लीजिए, ठीक है, कॉजल कंपैरेटिव, या फिर इसको आप आफ्टर द फैक्ट रिसर्च भी कह लीजिए, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च, क्या कह लीजिए, आफ्टर द फैक्ट रिसर्च। तो ये सारे रिसर्च एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है क्वासी एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेरिमेंटल में कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहां अगर हम बात करें क्वासी एक्सपेरिमेंटल में तो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी घटित हो चुका होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। ये देखो क्वासी एक्सपेरिमेंटल में मेजर्स आउटकम्स प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स एंड नॉन पार्टिसिपेंट्स विदाउट रैंडम असाइनमेंट, कंट्रोल फॉर बायस, नो कंपैरिजन, और यहाँ कंपैरिजन होता है ना, एक्सप्लिसिट कंपैरिजन इन ग्रुप। तो ये बात बेसिक सी चीज है। ये देखो अगर बात करें टू एक्सपेरिमेंट क्वासी एक्सपेरिमेंट, तो बोल रहा है क्या कि भैया ये इंटरनल वैलिडिटी होती है, ये एक्सटर्नल वैलिडिटी होती है, नॉन इक्विवेलेंट ग्रुप में होता है, ये रैंडमली असाइंड होता है। यहाँ कंट्रोल स्टडी प्रोसीजर्स होता है, यहाँ फुल कंट्रोल मे नॉट बी पॉसिबल, यहाँ नहीं होता है फुल कंट्रोल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी मैनिपुलेटेड कर दिया, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलरेडी घटित हो चुका होता है। उसके बाद है हिस्टोरिकल रिसर्च डिजाइन। अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च की बात करें तो हिस्टोरिकल रिसर्च बोलता है कि हम वो सारे चीज को दोबारा फाइंड आउट करें जो एक्यूरेटली पास्ट में हो चुका है। ध्यान समझिएगा, कह रहा है एन अटेम्प्ट टू मेड रिकंस्ट्रक्ट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जैसा हुआ वैसा ही हम सर्च करने की कोशिश करते हैं, उसको हम हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है जैसे हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च में करते हैं। यहाँ मैनिपुलेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिस्ट्री ऑलरेडी डिफाइंड है, ऑलरेडी हो चुकी है घटना, तो यहाँ हम हिस्टोरिकल रिसर्च में कुछ भी नहीं कर सकते। कह रहा है एनालाइजिंग द पास्ट इवेंट एंड डेवलप द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट कंक्लूजन इस बेस पर, ठीक है, प्रीवियस इंफॉर्मेशन एंड इवेंट माइन्यूटली टेस्टिंग एट देयर वैलिडिटी। तो ये बात होता है कि पास्ट के बेस पर हम देखते हैं, है ना, मतलब हिस्ट्री में जो हुआ है हम उसको एक्यूरेट वैसा करना चाहते हैं, वैसा कंप्लीट तरीके से दिखाना चाहते हैं। उसके बाद करें एनालिटिकल रिसर्च। तो एनालिटिकल रिसर्च में क्या होता है, रिसर्चर हैज टू यूज फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। जो एनालाइज करते हैं ना हम एनालिटिकल रिसर्च में, तो हमारे पास जो फैक्ट होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, वो सारे चीज को हम क्या करते हैं, हम डिलीवर करते हैं। बात समझ में आ रही है जी सर? तो उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल रिसर्च। इसको बोलते हैं इट इन्वॉल्व्स डेप्थ स्टडी एंड इवैल्यूएशन। इसमें डेप्थ स्टडी चाहिए, रिसर्च एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करता है, ठीक है। अब चलो ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। आउटकम की बेस पर हम देखते हैं दो तरीके का रिसर्च होता है। एक रिसर्च जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, बेसिक प्योर कंसेप्चुअल रिसर्च बोल रहे हो, सारे का सारा एक ही रिसर्च है, उसकी बात करते हैं। बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च का काम क्या होता है
कि बेसिकली एडिशन टू द नॉलेज है, नॉलेज में समथिंग एडिशन करना है ना, उसको हम लोग बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। इन्वेंशन करना कुछ, या फिर कह सकते हैं ना कि कोई भी चीज शुरू में होता कैसे उसको डिजाइन करना, ये क्या है सर फंडामेंटल। कह रहा बेसिक रिसर्च आल्सो नोन एज फंडामेंटल प्योर रिसर्च सिंस इट इज मेनली कंसर्न विद द इंप्रूवमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो किसके लिए ये, सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, एडिशन ऑफ नॉलेज के लिए, ठीक है ना जी सर। अगर हम बात करें अप्लाइड रिसर्च का, तो अप्लाइड रिसर्च है ताकि आप जो सर्टेन प्रॉब्लम्स है ना उसको एक्शन ले सके तुरंत, है ना, तुरंत एक्शन ले सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। बेसिकली ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रिसर्च है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड रिसर्च है ना, प्रैक्टिकली। तो ये वाला बात है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग का वाला रिसर्च है, इसको बोलते हैं क्या, अप्लाइड रिसर्च। इसी का एक पार्ट है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में क्या पार्ट है, अप्लाइड रिसर्च बड़ा है और एक्शन रिसर्च शॉर्ट में होता है, छोटे टाइम के लिए, विद इन द डे वाला जो रिसर्च है, विद इन द लिमिट टाइम वाला जो रिसर्च है, जो इंप्रूवमेंट की बात करता है, स्कूल कॉलेजेस में होने वाले जो छोटे मोटे रिसर्च होते हैं जो इस इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, इमीडिएट, है ना। एक्शन रिसर्च के लिए वर्ड यूज होता है इमीडिएट, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो आपका स्कूल लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जो इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एक्शन रिसर्च। बात समझ में आई। और अप्लाइड रिसर्च थोड़ा लॉन्ग होता है जरूर, लेकिन यहाँ डेप्थ में प्रॉब्लम सॉल्व होता है प्रैक्टिकली, ठीक है जी। चलिए ये देखो, क्या इट फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ नेचुरल साइंस प्रिंसिपल्स ऑन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एज वेल एज द इनहैंसिंग इनोवेशंस। तो किसके लिए, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज की बात करी जाती है। चलिए ये देखिए फंडामेंटल रिसर्च और इसकी बात करी गई है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला बात। ये क्या कह रहा है, ट्राई टू एक्सपेंड द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज बेस। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग साइंटिफिक नॉलेज बेस है फंडामेंटल में, हम उसको क्या करते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं। और अप्लाइड रिसर्च जो है रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। फंडामेंटल रिसर्च प्योरली थ्योरेटिकल है और ये प्योरली प्रैक्टिकल है। अगर प्राइमरी कंसर्न फंडामेंटल की बात करें तो डेवलप साइंटिफिक नॉलेज और प्रेडिक्शंस को करना है। और प्राइमरी कंसर्न अगर हम बात करें तो कह रहा है स्ट्रेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेक्निक विद द हेल्प ऑफ बेसिक साइंस। बेसिक साइंस से टेक्नोलॉजी और ये डेवलपमेंट की बात करता है कौन, अप्लाइड रिसर्च। चलिए आइए अब हम अगर एक्शन रिसर्च की बात करें तो इसको दिया है एमआईटी के प्रोफेसर कर्ट लेविन ने, ठीक है। और एक्शन रिसर्च मेथड है जहां पे हम साइमल्टेनियसली इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, सॉल्व करते हैं किसी को। इन अदर वर्ड्स इट्स नेम सजेस्ट एक्शन रिसर्च कंडक्ट रिसर्च एंड एक्ट एट द सेम टाइम, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च तुरंत एक्ट भी करेगा और एक्शन भी दिखाएगा। तो इसको बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट 1944 में आया था एमआईटी प्रोफेसर जो है कर्ट लेविन ने, और इन्होंने इसको क्या बताया, इन्होंने एक प्रोसेस बताया है ना जी सर। ये देखिए कह रहा है एक्शन रिसर्च लर्निंग बाय डूइंग रिसर्च है, इसका मतलब होता है ट्राई अगेन एंड अगेन, ठीक है, यही बात कह रहा है। अब देखो ये जो है स्टेप्स क्या है भैया, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम करिए, कलेक्शन ऑर्गेनाइज डेटा करिए, इंटरप्रेशन ऑफ डेटा करिए, एक्शन बेस्ड होना चाहिए और इवैल्यूएट कर दीजिए रिजल्ट। ये देखिए चलिए ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्शन लॉजिक की बात करें तो लॉजिक के बेस पर डिडक्टिव और इंडक्टिव दो तरीके के रिसर्च होते हैं। आप देखिए बात समझिएगा, इंडक्टिव डिडक्टिव की बात कर लें, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव की बात कर लें, स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की बात कर लें, तीनों एक ही जैसा रिसर्च है, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर हम डिडक्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो यहाँ पे जनरल टू मोर स्पेसिफिक की बात करी जाती है, ठीक है, मतलब थ्योरी को टेस्ट करा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिडक्टिव रिसर्च। इसी का दूसरा नाम स्ट्रक्चर्ड रिसर्च भी है, इसी का क्वांटिटेटिव रिसर्च भी है। इंडक्टिव रिसर्च जो होते हैं, इंडक्टिव रिसर्च कहा जाता है जब आप बात करते हैं किसकी, जब आप बात करते हैं किसी स्पेसिफिक से ब्रॉडर जनरलाइजेशन के लिए, मतलब थ्योरी को बनाने की बात, मेकिंग थ्योरी, तो बात आ जाती है इंडक्टिव रिसर्च की, ठीक है। तो डिडक्टिव में थ्योरी टेस्टिंग, इसमें थ्योरी मेकिंग। चलिए अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से बताया गया है। डिडक्टिव अप्रोच क्या है, सोशल फेनोमेना इज ऑब्जर्व्ड, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, थ्योरी को डेवलप करते हैं, व्हाई इट इज अकॉर्ड कि क्यों क्या हुआ, और लास्ट में थ्योरी को हम टेस्ट करते हैं। थ्योरी रिसर्च एंड थ्योरी आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट हो जाता है भाई साहब, ठीक है। तो मतलब थ्योरी टेस्ट करने का काम कहाँ हुआ, डिडक्टिव में। अगर इंडक्टिव अप्रोच की कहें तो यहाँ भी सोशल फेनोमेना को ऑब्जर्व किया जाता है, डेटा कलेक्ट करते हैं ऑन द पॉसिबल रीजंस, जो रीजंस है उस बेस पर कि व्हाई इट अकर्स, क्यों हुआ ऐसा, और ट्रेंड्स क्या है वो एग्जामिन करते हैं, और उस बेस पर थ्योरी को डेवलप करते हैं, डेटा टू एक्सप्लेन सोशल फेनोमेना। तो यहाँ पे थ्योरी डेवलप्ड होता है, यहाँ थ्योरी टेस्ट होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसी से सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा।
चलिए ये भी एक चार्ट है, इसको भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ लीजिएगा, बाकी इसमें कोई खास बात नहीं है। आइए अगर हम बात करें प्रोसेस के बेस पर, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च तो वो बेसिक रिसर्च है जिसमें हम डेटा के बेस पर काम करते हैं ना, क्वांटिटी के बेस पर काम करते हैं। और अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो क्वालिटेटिव रिसर्च वो होता है जो हम मेथोडोलॉजी प्रोसेस के थ्रू काम करते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डेटा के थ्रू काम करते हैं, है ना। चलिए इसमें बहुत सारे प्रोसेस है। अब मैं आपको लिख के दे रहा हूं, हर बार क्वालिटेटिव डेटा से एक नए क्वेश्चन आता है। तो क्वालिटेटिव डेटा के बहुत सारे आपके क्या है, अप्रोच है, बहुत सारे और सब टाइप्स ऑफ रिसर्च है। आइए हम उसको एक एक करके पढ़ते हैं। ये देखिए टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। अगर हम बात करें इन डेप्थ इंटरव्यू की, तो इन डेप्थ इंटरव्यू का मतलब होता है कि आप किसी जगह गए, कुछ रिसर्च करना चाह रहे थे, तो 1-to-1 इंटरव्यू ले लिए, 1-to-1 लोगों से बातचीत करी और उस पर रिसर्च किया। अगर फोकस ग्रुप की बात करो तो एक ग्रुप हुआ, उस ग्रुप 6 से 10 लोग हुए उसमें, जो क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट है और उस बेस पर वो अपना रिसर्च कर रहे हैं। अगर हम नैरेटिव रिसर्च की बात करें तो नैरेटिव रिसर्च वो रिसर्च होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कथात्मक शोध, है ना। किसी के एक्सपीरियंस को आप नरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई जेल में है और जेल में आप गए, उसको पूछा कि भैया आपको कैसा लग रहा, तो उसके एक्सपीरियंस को आप नरेट अगर कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है नैरेटिव रिसर्च। फेनोमेनोलॉजी, फेनोमेनोलॉजी होता है जब आप किस डिफरेंट ओपिनियन अबाउट वन फेनोमेना, किसी कोई एक सिचुएशन के बारे में अलग अलग ओपिनियन रखना, उसको कहते हैं फेनोमेनोलॉजी, है ना। जो भी सिचुएशन एक्सपीरियंस किया उसी को लिखा इजी तरीके से। तो नैरेटिव में वो आपका एक्सपीरियंस नहीं लिखा जाता है, नैरेटिव में लोगों के एक्सपीरियंस, मतलब जो सामने वाला का एक्सपीरियंस है उसको लिखा जाता है। लेकिन अगर फेनोमेनोलॉजी की बात करें तो आपका एक्सपीरियंस है ना, जो भी सिचुएशन का एक्सपीरियंस किया उसके बारे में लिखा जाता है। चलिए उसके बाद अगर हम करें एथनोग्राफी, तो एथनोग्राफी में हम कल्चर की स्टडी की बात करते हैं कि जो जिस कल्चर में रह रहा है, लोग वहां जाते हैं, उस कल्चर की स्टडी करते हैं और फिर उससे रिलेटेड रिसर्च करते हैं। अगर हम बात करें केस स्टडी का, तो केस स्टडी रिसर्च में जब लोग डेप्थ एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, डेप्थ एनालिसिस करते हैं बहुत ज्यादा, है ना। देखो क्या करें, केस स्टडी रिसर्च इज मोस्टली यूज्ड टू स्टडी एन ऑर्गेनाइजेशन और एन एंटिटी। दिस रिसर्च मेथड हैज इवॉल्व्ड over the years, one of the most valuable qualitative research method. This type of research is used in the area of management, education sector, philosophical, psychological, or this method involves a deep digging into the development and collection of डेटा। अगर हम कंटेंट एनालिसिस की बात करें तो इसको हम टेक्स्ट एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। और कंटेंट एनालिसिस का मतलब होता है लिखी हुई चीज को अपने हिसाब से एनालाइज करना, है ना। कंटेंट मतलब वही हुआ जी सर, तो उसको बोलते हैं कंटेंट एनालिसिस। ग्राउंडेड थ्योरी मतलब एकदम बेस बना के रखना, सिंपल है ना, मतलब ग्राउंडेड लेवल थ्योरी जनरेट करना, क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड लेवल थ्योरी जनरेट करना। चलो ये हो गया। ये देखो इथनोग्राफी मतलब पोर्ट्रेट ऑफ पीपल, स्टडी ऑफ स्टोरी एंड कल्चर, देखो स्टडी कल्चर की स्टडी करना, है ना, कल्चर अवेयरनेस और सेंसिटिविटी। फेनोमेनोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल लाइव एक्सपीरियंस इवेंट, द एक्सपीरियंस ऑफ एड्स केयर, है ना। तो जो फेनोमेनोलॉजी मतलब जो एक्सपीरियंस किया गया, लाइव एक्सपीरियंस किया उसके बारे में। ग्राउंडेड थ्योरी बोलते हैं गोइंग बियॉन्ड एड ऑफ द एग्जिस्टिंग बॉडी, है ना। तो जो रियल नॉलेज है, रियल लेवल पे है आपके जो रिसर्च करते हैं ग्राउंडेड लेवल में, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेशन रिसर्च। केस स्टडी, केस स्टडी बोलते हैं इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन और स्मॉल नंबर ऑफ यूनिट पॉइंट्स। उसकी बेस पर स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। देखो स्ट्रक्चर्ड बोलते हैं जो, जिसको हम क्वांटिटेटिव रिसर्च का ही दूसरा नाम बोला जाता है, और अनस्ट्रक्चर्ड क्वालिटेटिव का ही दूसरा नाम कहा जाता है। देखो अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच इंक्वायरी यूजुअली क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव रिसर्च, तो इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं। अब बात करें कंसेप्चुअल रिसर्च की, तो कंसेप्चुअल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च दैट इज जनरली रिलेटेड टू द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और कॉन्सेप्ट। तो किसके बेस पर है, कॉन्सेप्ट के बेस पर होता है। इंपिरिकल रिसर्च जो होता है जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट पे है, और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। देखो कह रहा है इंपिरिकल एविडेंस रेफर्स टू द एविडेंस वेरीफाइड बाय द ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस रादर देन प्योर लॉजिक। लॉजिक के बिना ये किस पे है, ये पूरा का पूरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बेस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट चलें। आइए सर ये देखिए कंसेप्चुअल रिसर्च में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और फिलोसफर के थिंकर्स के नए कॉन्सेप्ट्स के आइडिया बेस पर, और एम्पिरिकल जो है रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन अलोन विदाउट रिगार्ड सिस्टम और थ्योरी। तो ये एक्सपीरियंस के बेस पर होता है। चलिए हाँ लीजिए जी, 2 चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, 1 मिनट में थोड़ा सा मैं पानी वानी पी लूँ, और आप भी थोड़ा सा गहरा सांस ले लीजिए, उसके बाद मजे से पढ़ेंगे अपन, है ना।
चलिए जी, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ रिसर्च। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, स्टेप्स और प्रोसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ना आपको एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाता है। अलग अलग तरीके का क्या मतलब हुआ सर? मतलब आप जैसे 10 स्टेप है और उसमें से कोई 5 स्टेप उठा के दे दिया, बोला ऊपर कौन नीचे कौन ये बताइएगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है, ये कोई भी करता है। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कि कौन सा रिसर्च में क्या आता है। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इससे नहीं पढ़ाता हूँ, मैं इससे पढ़ाता हूँ। आज ये छोड़ो, मैं आपको इससे पढ़ाता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको इससे पढ़ के। ये देखिए प्रोसेस ऑफ रिसर्च, मैं इससे आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहला अगर बात है तो सबसे पहले हम किसी भी रिसर्च को करने के लिए हम देखते हैं उसका प्रॉब्लम क्या है, किस बेसिस पर आप काम करेंगे। सॉरी, तो सबसे पहले क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि भैया आपका प्रॉब्लम क्या है, कौन सा रिसर्च प्रॉब्लम होता है। कोई भी चीज अगर काम होती है तो उसका पहले प्रॉब्लम होता है ना। बिना प्रॉब्लम के तो काम आप कोई भी काम नहीं करते हैं। बिना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले रिसर्च की प्रॉब्लम की बात करते हैं। उस बेस पर हम क्या देखते हैं कि कितने लोगों ने अपन इस टॉपिक पे काम किया है या इस प्रॉब्लम पे काम किया है। तो उसके लिए हम करते हैं लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है? बेसिकली अलग अलग लोगों ने काम किया होता है, उसकी हम डिटेल में स्टडी करते हैं और उस बेस पर हम बनाते हैं अपना ऑब्जेक्टिव कि कौन सा काम नहीं हुआ है और उस बेस पर हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। फिर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद हम वेरिएबल्स देखते हैं कि भाई कौन सा मेजर करते हैं स्केल। हमने पढ़ा था ना 4 तरह का मेजरिंग स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, ये वाला। तो उसके थ्रू उसके बाद हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। भाई टेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी हाइपोथेसिस बना रहे हैं। ठीक है, यानी कि फॉर्मुलेट कर रहे हैं और उस बेस पर हम रिसर्च डिजाइन बनाते हैं कि भैया क्या क्या होगा रिसर्च में, हम आगे क्या क्या करेंगे, कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टडी डिजाइन कैसे बनेगी, हमारा स्टडी जो होगा एक्सपेरिमेंटल होगा या नॉन एक्सपेरिमेंटल होगा, किस बेस पर हम काम करेंगे। और उसी बेस पर हम डेटा को डेवलप करते हैं और रिसर्च इंस्ट्रूमेंट डिसाइड करते हैं कि भैया क्या होगा। टाइप्स ऑफ डेटा क्या होगा, प्राइमरी लेंगे, सेकेंडरी पे काम करेंगे या दोनों डेटा लेंगे। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होगा, है ना, कौन सा मेथड हम डेटा कलेक्शन का लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिजाइन रिसर्च टूल कौन सा यूज करेंगे। फिर हम डिसाइड करते हैं कि सैंपल्स कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी सैंपल्स लेंगे या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स लेंगे। और उस बेस पर हम डिटरमाइन करते हैं कि सैंपल डिजाइन हमारा क्या होगा, है ना, ज़्यादा सैंपल कम। और उसके बाद हम एक प्रपोजल, राइट ए रिसर्च प्रपोजल मेन एलिमेंट्स, जो हम एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं मेन एलिमेंट्स का, इसमें नीड, बेनिफिट्स, टाइप्स, डेटा, ये सारा दिया हुआ रहता है। और उस बेस पर हम जस्टिफिकेशन करते हैं कि फंड और अदर रिसोर्सेज का कितना जरूरत पड़ेगा। फाइनली हम कलेक्ट करते हैं डेटा को ऑब्जर्व करते हैं इंटरव्यू के थ्रू, क्वेश्चनेयर, शेड्यूल्स, ये अलग अलग तरीके से। और फिर हम प्रोसेस कर देते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं। ठीक है, चाहे वो एडिटिंग हो, कोडिंग हो, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा हो, टेबुलेशन हो, एनालिसिस हो। और इसी में हम करते हैं हाइपोथेसिस का टेस्टिंग और फाइनली जनरलाइज कर देते हैं और लास्ट में एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसमें हम टाइटल, पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, चैप्टर्स, बिब्लियोग्राफी और अपेंडिसेस को नोट डाउन। तो ये बात हो गई आपकी रिसर्च का प्रोसेस। ठीक है जी, और कुछ नहीं। अब रिसर्च का डिजाइन, रिसर्च का डिजाइन क्या है भैया? रिसर्च डिजाइन बोलते हैं फ्रेमवर्क को जहां पे रिसर्च मेथड्स और जो भी टेक्निक्स हैं जो रिसर्चर स्टडी करना चाहता है उसको वहां पे चुनता है ना। वही कह रहा है, रिसर्च डिजाइन इज अ फ्रेमवर्क और रिसर्च मेथड टेक्निक्स चूजन बाय ए रिसर्चर टू कंडक्ट स्टडी। टू कंडक्ट अ स्टडी, एक स्टडी को कंडक्ट करने के लिए जो भी चीजें आप रिसर्च में लेते हैं वो सारी चीजें। Design allow a researcher to sharpen and research methods suitable for the subject matter and set up their study for success. अब हम बात करेंगे रिसर्च डिजाइन। तो रिसर्च डिजाइन बेसिकली क्या होता है कि जो रिसर्चर जो है मेथड, टेक्निक, है ना, इसको जो यूज करते हैं बेसिकली एक फ्रेमवर्क कहते हैं ना। रिसर्च डिजाइन क्या है? एक फ्रेमवर्क है जो रिसर्चर अक्सर मेथड और टेक्निक को चुनते हैं, उसमें वो डिजाइन, उसमें वो फ्रेमवर्क बनाया गया होता है। तो यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है research design is a framework of research method and techniques
चूजन बाय ए रिसर्चर टू कंडक्ट अ स्टडी। एक स्टडी करी जाती है, एक स्टडी को कंडक्ट करने के लिए जो रिसर्चर चुनता है मेथड टेक्निक्स को, वैसे फ्रेमवर्क को बनाना क्या कहलाता है? रिसर्च डिजाइन कहलाता है। कह रहा डिजाइन अलाउ रिसर्चर टू शार्पन द रिसर्च मेथड सुटेबल फॉर द सब्जेक्ट मैटर एंड सेटअप द स्टडी फॉर सक्सेस। तो भाई साहब ये बात करी जाती है कि आप स्टडी के लिए कितने अच्छे तरीके से आप फ्रेमवर्क बनाते हैं कि आपकी स्टडी क्या हो, सक्सेस हो जाए। ठीक है, कह रहा है क्रिएटिंग अ रिसर्च टॉपिक एक्सप्लेन्स द टाइप्स ऑफ रिसर्च। अगर आप कोई टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये सारा चीज देखना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटल, सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल, सेमी एक्सपेरिमेंटल, ये सारे क्या हैं? ये सारे रिसर्च के टाइप्स हैं। अब कह रहा है देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ डिजाइन फॉर रिसर्च, डेटा कलेक्शन, मेजरमेंट और डेटा एनालिसिस। ये क्या है? ये रिसर्च डिजाइन का मेन टाइप्स है। जब देखो ऐसा सवाल पूछ दिया जाता है कि रिसर्च डिजाइन में कौन सा चीज इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा डेटा कलेक्शन, मेजरमेंट और डेटा एनालिसिस। ये पार्ट किसका है? सर रिसर्च डिजाइन का। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रोसेस ऑफ रिसर्च डिजाइन। सबसे पहले कह रहा है कि आप कंसीडर करिए योर, आपका एम और अप्रोच क्या होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेगा? कंसीडर करेगा कि आपका एम और अप्रोच क्या होना चाहिए। उसके बाद बोलेगा चूज अ टाइप ऑफ रिसर्च डिजाइन, कि आप किस तरह के कौन सा मेथड लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, उस बेस पर आइडेंटिफाई करिए अपना पॉपुलेशन और सैम्पलिंग मेथड, कि आपका पॉपुलेशन कितना होगा। अब पॉपुलेशन बोलते हैं जब आप कितना होल डेटा कितना लेना चाह रहे हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, और सैम्पलिंग मेथड क्या होगा? आप रैंडम लेंगे, नॉन रैंडम लेंगे, कन्वीनियंस लेंगे, स्ट्रेटिफाइड लेंगे, क्या सैम्पलिंग लेंगे आप अपने हिसाब से देख लीजिए। उसके बाद है चूज योर डेटा कलेक्शन मेथड्स, कि डेटा कलेक्शन क्या होगा? प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, सर्वे होगा, इंटरव्यू होगा, कौन सा मेथड लेंगे। उस बेस पर प्लान करिए अपना डेटा कलेक्शन का प्रोसीजर्स, है ना, टाइम फ्रेम क्या होगा, कलेक्शन कैसे करेंगे, लोकेशन क्या होगा, ये सारा फ्रेम करिए और उस बेस पर डिसाइड करिए कि आप अपनी डेटा एनालिसिस स्ट्रैटेजी को, है ना, कि कैसे आप करेंगे। अप्रोप्रिएट डेटा एनालिसिस टेक्निक क्या लेंगे, स्टैटिकल एनालिसिस क्या टेक्निक लेंगे, कैसे प्लान करेगा, इंटरप्रेट करेगा वो रिजल्ट्स को। ये सारी चीजें आपको देखनी और ये प्रोसेस क्या करेगा? कंप्लीट करेगा। क्या रहता है? प्रोसेस ऑफ रिसर्च क्रिटिकल सेटअप कंडक्टिंग रिसर्च। तो ये क्रिटिकल सेटअप है किसके लिए? रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है। कह रहा है यू कैन फर्दर ब्रेक डाउन द टाइप्स ऑफ रिसर्च डिजाइन टू 5 कैटेगरीज। 5 कैटेगरीज में आप रिसर्च डिजाइन को बांट सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव, वही चीज डिस्क्राइब करने वाली बात, है ना, कि ऐसा रिसर्च जो डिस्क्राइब करे चीजों को, हाउ और व्हाट के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एक्सपेरिमेंटल, ये तो बात बताया है मैंने कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पर हम डिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट चेक करते हैं। चलिए उसके बाद हम बात करें कोरिलेशनल। कोरिलेशनल रिसर्च को हम लोग नॉन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। नहीं, एक्स पोस्ट फैक्टो सॉरी क्वासी एक्सपेरिमेंटल होता है, कोरिलेशनल होता है नॉन एक्सपेरिमेंटल, मतलब पूरी तरीके से, तो ये नहीं होगा। डायग्नोस्टिक रिसर्च क्या होता है? वही सब एक्सपेक्ट्स और ये आपका प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं। जी देखो, इंसेप्शन ऑफ इशू, डायग्नोसिस ऑफ द इशू, सॉल्यूशन ऑफ द इशू, ये है आपका क्या? डायग्नोस्टिक रिसर्च के लिए। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च वो रिसर्च होता है जब हम एक्सप्लेन करते हैं प्रॉब्लम्स कंप्लीटली, है ना, वो वाला। ये देखिए क्या रहा है, the study of unexplored subject aspects of the subject detail the research question what, how and why। कह रहा है बेनिफिट्स ऑफ रिसर्च डिजाइन, क्या क्या बेनिफिट्स हो जाएगा? क्लैरिटी होगा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में, आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव और क्लियर होंगे। इंक्रीज करेगा वैलिडिटी और रिलायबिलिटी, आप वैलिड और रिलायबल कहलाएंगे। कंसिस्टेंट रिजल्ट होगा। डेटा कलेक्शन इंप्रूव्ड होगा, बेटर डेटा एनालिसिस कर पाएंगे, इंप्रूव्ड करेगा कम्युनिकेशन, एफिशिएंट यूज कर पाएंगे रिसोर्सेस का। क्योंकि देखो यार, रिसर्च डिजाइन बेसिकली एक प्लान है, एक फ्रेमवर्क है। अगर आप ये सारा चीज पहले कर लेते हो ना, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलने ही मिलने हैं। हमें रास्ता पता होगा तो हम डेफिनेटली उस रास्ते के चलने के लिए तरीके ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो रास्ता पता होगा कि हमें दिल्ली से यहाँ जाना है। अगर मेरा डेस्टिनेशन नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। वही तो कह रहा है वेल डिजाइन रिसर्च प्लान इज एन एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल रिसर्च। तो रिसर्च प्लान बहुत जरूरी है सक्सेसफुल रिसर्च के लिए। प्रोवाइडिंग क्लियर एंड मीनिंगफुल इंसाइट्स, इंश्योरिंग दैट द रिसोर्सेज मस्ट बी प्रैक्टिकल होना चाहिए। कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो फालतू की बात में करे, ऊपर आसमान जमीन पर चढ़ा के ले जाए। चलिए अगर हम बात करें डेटा कलेक्शन का, तो डेटा कलेक्शन कहता है नो वन वांट्स टू मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द गेसवर्क और गट फीलिंग। गट फीलिंग और गेसवर्क के बेस पर कोई भी काम नहीं करना चाहता है। तो the most important objective of data collection is to ensure that the data gathered is reliable and packed to bring just juicy insights that can be analyzed and turned into data driven
डिसीजंस। तो बोल रहा है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन के भैया वो इंश्योर करे कि जो चीज है वो रिलायबल है और वैलिड है ना। तो इससे क्या होगा, देयर इज नथिंग बेटर देन गुड स्टैटिकल एनालिसिस, स्टैटिकल एनालिसिस से बेटर कुछ भी नहीं है। सो डेटा कलेक्शन क्या एक प्रोसीजर है कलेक्ट करने का, मेजर करने का, एनालाइज करने का, एक्यूरेट इनसाइट्स रिसर्च यूजिंग स्टैंडर्ड वैलिडेटेड टेक्निक्स। बहुत सारे टेक्निक्स के थ्रू डेटा को हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्शन करते हैं, तो वहां पे हम मेजर, एनालाइज, ये सारा काम कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन क्या क्या है, डेटा कलेक्शन इज ए फैक्ट, फिगर, ऑब्जेक्ट, सिंबल्स, इवेंट्स गैदर्ड फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। जो अलग अलग सोर्सेज के थ्रू जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स, फिगर, सिंबल्स, इवेंट, फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, उसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्शन दो तरीके से, एक होता है प्राइमरी डेटा कलेक्शन, एक होता है सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। अगर हम प्राइमरी डेटा कलेक्शन की बात करें तो जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में डेटा कलेक्ट होता है, मतलब फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बोल सकते हैं, जो पहली बार आपको मिल रहा होता है ना, प्राइमरी डेटा, उसको प्राइमरी डेटा कहा जाता है। नॉट इज यूज्ड इन पास्ट, पास्ट में यूज नहीं हुआ है, उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। कह रहा डेटा गेदर बाय द प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड आर स्पेसिफिक टू रिसर्चर्स मोटिव एंड हाईली एक्यूरेट। सबसे ज्यादा एक्यूरेट यही होता है। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन मेथड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, क्वांटिटेटिव डेटा भी हो सकता है और क्वालिटेटिव डेटा भी हो सकता है। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक क्या होता है, मार्केट रिसर्च और डिमांड फोरकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं स्टैटिकल टूल का, जैसे टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, है ना, स्मूथिंग टेक्निक्स हो गया, बैरोमेट्रिक मेथड हो गया। और क्वालिटेटिव मेथड्स जो होता है वो स्पेशली यूजफुल होता है सिचुएशन वेयर हिस्टोरिकल डेटा इज नॉट अवेलेबल, जब हिस्ट्री के डेटा अवेलेबल ना हो तो हम क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज करते हैं। और देयर इज नो नीड ऑफ नंबर्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और जहां पे नंबर्स और मैथमेटिकल कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। वर्ड्स से साउंड्स, फीलिंग, इमोशंस, कलर्स, अदर एलिमेंट्स की अगर बात होती है तो ये सारा क्वालिटेटिव की बात करते हैं। और क्वांटिटेटिव मेथड्स डू नॉट प्रोवाइड द मोटिव बिहाइंड द पार्टिसिपेंट। तो क्वांटिटेटिव मेथड जो है ना स्टैटिकल एनालिसिस जरूर देगा, स्टैटिकल बात जरूर करेगा, लेकिन पार्टिसिपेंट्स के बिहाइंड का मोटिव नहीं बता पाएगा। तो यहाँ पे हम सर्वे करते हैं, ठीक है। सर्वे के बाद आप देखिए पोल्स, इंटरव्यू, ये सारा काम हम किस में करते हैं, क्वालिटेटिव में। डेल्फी टेक्निक को यूज करते हैं, फोकस ग्रुप, क्वेश्चनर बनाते हैं, तो ये सारा। सेकेंडरी डेटा कलेक्शन मेथड क्या है, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होता है जो हम पास्ट में यूज कर चुके हैं। रिसर्चर्स कैन ऑब्टेन डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्सेज बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, दोनों जगह से, ऑर्गेनाइजेशन से ये आप रिसीव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन। इंटरनल सोर्सेस हो गया ऑर्गेनाइजेशन का हेल्थ सेफ्टी रिकॉर्ड, मिशन विजन स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैगजीन, सेल्स रिपोर्ट, सीआरएम, एग्जीक्यूटिव। और एक्सटर्नल सोर्सेस हो गया गवर्नमेंट का रिपोर्ट से ले लिए, प्रेस रिलीज ले लिए, बिजनेस जर्नल ले लिए, लाइब्रेरी, इंटरनेट ले लिए, तो ये सब एक्सटर्नल हो गया। ये देखिए उसका चार्ट बना हुआ है मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन का। सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स जो गवर्नमेंट, अर्लियर सेंसस, पर्सनल रिकॉर्ड्स, ये सब से। और प्राइमरी सोर्सेस हो गया अगर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, क्वेश्चनर के थ्रू करते हैं, तो सारा। अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होता है। अगर इंटरव्यू की बात करें स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। और अगर आप क्वेश्चनर की बात करें तो मेल्ड और कलेक्टिव क्वेश्चनर होता है। आइए क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड और क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स में क्या बोल रहा है, ये फिक्स्ड और मोर स्ट्रक्चर्ड टेक्निक है क्वांटिटेटिव, और ये पूरा सेमी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड टेक्निक्स है ना। ये इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट बेस्ड है, और ये नॉट इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट बेस्ड नहीं है, नंबर बेस्ड है। और ये क्या है, टेक्स्ट बेस्ड है, याद रखिएगा। यूज फॉर स्टैटिकल टेस्ट और नॉट यूज फॉर स्टैटिकल टेस्ट, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इसको बोलते हैं सैम्पलिंग। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिससे हमको सैंपल कलेक्ट करना होता है ना। तो यही बात है। अब देखो सैंपल क्या हुआ, सैंपल मतलब नमूना। जैसे अगर हम कहते हैं कि चावल चढ़ा दिया, हम लोग चावल देखते हो, चावल बनते हुए देखा है जी सर। चावल कैसे पकता है, कैसे पता चलता है, तो भाई उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दो चार चावल निकाल के चेक करके देखते हैं कि पका है या नहीं पड़ता। तो जो पूरा का पूरा चावल है वो पॉपुलेशन, और उसी से एक चीज निकाल लिया, उसको हम लोग बोले चेक कर लिया, दैट इज कॉल्ड सैंपल, है ना, सैंपल उसको बोलते हैं। तो कह रहा है व्हेन यू कंडक्ट अ रिसर्च अबाउट ए ग्रुप ऑफ पीपल इट इज रेयरली पॉसिबल टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम एवरी पर्सन दैट ग्रुप। बोल रहा है अगर आप रिसर्च करते हो तो हर, बहुत रेयर ही पॉसिबल होता है कि हर ग्रुप से आप क्या करो, डेटा को ले लो, हर पर्सन से ले लो, एक एक आदमी से जाके पूछना पॉसिबल नहीं होता है। इंस्टीड यू सेलेक्ट अ सैंपल, उसके बिहाफ पे आप क्या करते हो, एक सैंपल चुन लेते हो। द सैंपल इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु विल एक्चुअली पार्टिसिपेट इन द रिसर्च। तो बोल रहा है सैंपल क्या होगा, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, और वही पार्टिसिपेट करेगा क्या, रिसर्च में। कह रहा है टू ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम योर रिजल्ट्स, अपने रिजल्ट से वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए यू हैव टू केयरफुली डिसाइड हाउ यू विल सेलेक्ट अ सैंपल दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ग्रुप एज ए होल। तो बोल रहा है ये बात बहुत जरूरी है
कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आप सैंपल जो ले रहे हैं वो ऑथेंटिक हो और आपके ग्रुप को, जो चीज आप लेने जा रहे हैं उस ग्रुप को रिप्रेजेंट भी करे, पूरे के पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। तो ये आपको देखना जरूरी है। सो दिस इज कॉल्ड ए सैंपलिंग मेथड, और उसको बोलते हैं क्या, sampling method. There are two primary types of sampling methods that you can be research. दो तरह के सैम्पलिंग मेथड होते हैं, प्राइमरी और प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी, जिसको रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में सबसे पहला चीज होता है कि भैया हमको इक्वल चांस मिलता है, ठीक है। इक्वल चांस मतलब हर सैंपल को सेलेक्ट करने का इक्वल चांस मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं वहां पे इक्वल चांस नहीं मिलता, वहां तो डिपेंड करता है कन्वीनियंस के हिसाब से हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। आइए अगर हम बात करें पॉपुलेशन और सैंपल का, तो पॉपुलेशन क्या है, एंटायर ग्रुप दैट यू वांट टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट, जिसके बारे में आप पूरा का पूरा कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं, वो उसका एंटायर ग्रुप क्या है, वो है भाई साहब पॉपुलेशन। अगर हम सैंपल की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रुप इंडिविजुअल है, जो जहां से आप डेटा कलेक्ट करें ना, उसका एक पर्टिकुलर कुछ पार्ट है, उसको हम बोलते हैं सैंपल। चलिए अब क्या कह रहा है, आगे ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग चार तरह की होती है। कौन कौन सा, सबसे पहला बोलते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग वो सैंपलिंग होता है जहां पे इक्वल चांस होते हैं सेलेक्ट होने के। देखो कह रहा है एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज ए इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, इसको बोल दिया हमने सिंपल रैंडम सैंपलिंग। मतलब 1000 एम्प्लॉय लिया, 1000 में से अगर 100 को ले रहे हैं तो कोई भी किसी को भी हम 100 को ले सकते हैं, 1000 में से कोई भी 100 हम उठा ले सकते हैं। दूसरा है सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग वो सैंपलिंग होता है जहां एक सिस्टम फॉलो करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हैं तो हमने ये डिसाइड किया कि हर 10वां आदमी को हम अपना सैंपल के रूप में लेंगे, हर 5वां आदमी को अपना सैंपल के रूप में लेंगे, तो उसको बोला गया सिस्टमैटिक सैंपलिंग। इस तरह से सैंपल कंसीडर करना। अब स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग बोला गया है जहां एक स्ट्राटा बनाया गया। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सोचा कि एक पूरा होल स्कूल का एक डेटा लेंगे, वहां मेल फीमेल थर्ड जेंडर तीनों होगा। तो हमने क्या किया, मेल और फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों को अलग अलग किया, और कुछ मेल को ले लिया, कुछ फीमेल को ले लिया और कुछ थर्ड जेंडर को ले लिया, और मिला के एक डेटा बना दिया। दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। और क्लस्टर, उसके बाद एक क्लस्टर सैंपलिंग होगा। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होगा, ये बात ध्यान से कीजिए, दोनों में फर्क है। क्लस्टर सैंपलिंग में कुछ नहीं करना है, ओवरऑल सैंपल है, ठीक है, मान लो 100 का पूरा पूरा पॉपुलेशन 1000 का है या 100 का ले लो, उसमें से हमने क्या किया, 50-50 का दो ग्रुप बना दिया, और एक ग्रुप को लेकर हम क्या कर दिए, एक ग्रुप को लेकर हमने अपना काम कर लिया। 100 में से अगर आप ऐसा भी कर सकते हैं, 20-20 का 5 बना दो, 20-20 का 5 बना दो, ठीक है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूं। चलो क्या हुआ कि यहाँ 100 लोग थे, हमने किसी को देखा नहीं, 20-20 के 5 उठा के सब में डाल दिए, ठीक है, 20-20 के 5 उठा के डाल दिए, और हमने किसी एक को उठा के अपना काम कर लिया। इसको बोलते हैं क्या, क्लस्टर सैंपलिंग। लेकिन अगर स्ट्रैटिफाइड की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। स्ट्रैटिफाइड में 100 लोग होंगे, उसको पहले अलग अलग किया जाएगा, मेल कितना, फीमेल कितना और इतना कितना। जैसे अगर मैं बात करूं 500 लोग हैं, ठीक है, तो इसमें से 300 मेल हो गए और 200 फीमेल हो गए, ठीक है। तो 300 का मान लो 10%, 30 ले लिया जाएगा मेल से और 20 ले लिया जाएगा फीमेल से, यानी कि 50 डेटा में 30 और 20 ऐसे ले लिया जाएगा। इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है जी सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, आइए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बहुत सारे सैंपलिंग है। कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग वो सैंपलिंग होती है जब रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के हिसाब से डेटा को यूज कर लेता है। जैसे अगर जहां जिस तरह से डेटा मिल गया वो उठा लिया, है ना, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैंपलिंग। दूसरा है जजमेंटल और पर्पसिव सैंपलिंग। जजमेंटल पर्पसिव मतलब होता है कि आप रिसर्चर के पर्पस के हिसाब से, मेरा ये पर्पस था हमने उठा लिया, हमको ये अच्छा लगा हम ये उठा लिए, उसको बोलते हैं जजमेंटल या पर्पसिव सैंपलिंग, है ना। देखो कह रहा स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है, स्नोबॉल नेटवर्क सैंपलिंग बोलते हैं इसको, है ना। नेटवर्क सैंपलिंग का मतलब क्या हुआ, एक के पीछे एक नेटवर्क क्रिएट करते जाना। मतलब अगर कोई कारण है उसके लिए 50 लिंक भिड़ाते जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। बात समझ में आ रहा है जी सर। उसकी तरह से कोटा सैंपलिंग है। कोटा सैंपलिंग में क्या होता है कि आप एक कोटा फिक्स कर देते हो। कोटा फिक्स कर देने का मतलब कि भैया इतना ही सैंपल्स आपको लेना है, इतना में से इतना सैंपल आपको लेना है, दैट इज कॉल्ड कोटा। कोटा सैंपलिंग मेंबर्स इन द सैंपलिंग टेक्निक सेल्फ हैपेंस बेस्ड ऑन अ प्रीसेट स्टैंडर्ड। प्रीसेट स्टैंडर्ड होता है मतलब पहले से डिसाइड होता है, उस बेस पर आप काम कर लेते हो।
ये देखो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या बोल रहा है, सैंपल सेलेक्टेड एट रैंडम और सैंपल सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, प्रोबेबिलिटी सैंपल जो होता है वो रैंडम सैम्पलिंग इसको बोलते हैं, और नॉन प्रोबेबिलिटी नॉन रैंडम बोलते हैं, क्योंकि वहां ऑब्जर्वर के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी में, और प्रोबेबिलिटी में जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं रैंडमली, इक्वल चांस होता है। चलिए ये देखिए ये टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी में, सिंपल रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर, एरिया, मल्टी स्टेज, यहाँ स्नोबॉल, पैनल, कोटा, कन्वेंशन, जजमेंट, ये सारे हैं। चलिए अब है हाइपोथेसिस का टेस्टिंग। हाइपोथेसिस होता क्या है ना, हाइपोथेसिस इज अजम्पशन। क्या है, अजम्पशन। हम अजम्पशन लेते हैं और उस अजम्पशन के बेस पर टेस्टिंग करते हैं कि क्या जो हमने अजम्पशन लिया वो सही है या गलत है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कह रहा है इन आवर डे टू डे लाइफ where we see different commercial advertisement, television, newspaper, magazines such as, है ना, बहुत सारे अलग अलग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। तो कह रहा है जैसे द रेफ्रिजरेटर ऑफ सर्टेन ब्रांड इज 20% इलेक्ट्रिक बिल सेव करता है ना, कोई एक रेफ्रिजरेटर है जो 20% इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाता है आपका। मोटरसाइकिल जो है 60 किलोमीटर माइलेज देता है, या डिटर्जेंट जो है कुछ कपड़े को आपको क्लीनेस्ट वॉश करता है। ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं, वही कह रहा है कि ये हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो इसको मेजर करने के लिए हम स्टैटिस्टिकली इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं, और इसी के लिए कुछ कुछ आपके बने होते हैं क्या, हाइपोथेसिस। ठीक है, चलो बस इतना ही है इसमें दिमाग। अब ये हल नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो जाता है तो उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। अब भाई साहब नल क्या है, तो नल हाइपोथेसिस बोलते हैं जब दो चीज को हम इक्वल वेटेज देते हैं। क्या, दो चीज को इक्वल वेटेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है एक्चुअली, आपको मैं बताता हूँ एग्जांपल, पहले आप ये देखिए। कह रहा है जो रिप्रेजेंट थ्योरी दैट हैज बीन पुट फॉरवर्ड आइदर बिकॉज ऑफ इट बिलीव टू बी ट्रू और बिकॉज इट इज टू बी यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ आर्गुमेंट बट हैज नॉट बीन प्रूव्ड। फॉर एग्जांपल in respect of a clinical trial of new drug, the null hypothesis might be that the new drug is no better on average than the current drug। ठीक है, ये बात ध्यान से आप सब समझिए, इसका एग्जांपल बेस्ट तरीके से समझिए। मैंने एक नया ड्रग बनाया, एक नया ड्रग वो वाला नहीं, ऐसे वाला नहीं, ड्रग मतलब दवाई, एक मेडिसिन बनाई। हमने ये एजम्पशन माना कि भैया जो अभी नया दवाई बनाई है ना, ठीक है, वो पुराने दवाई से कोई चेंजेस नहीं है उसमें, देयर इज नो चेंजेस इन पुराना दवाई और नया दवाई। अब जब ये हम हाइपोथेसिस बना लिए, अब इसको टेस्ट किए, चेक किए दो चार लोगों पर, तब हमें क्या पता चला कि भैया ये दवाई जो है पिछला दवाई से ज्यादा अच्छा है। ज्यादा अच्छा है मतलब नल हाइपोथेसिस नहीं रहा, वो अल्टरनेटिव में चला गया। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि विच समवन इज बेटर, है ना, एक बेटर है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस मतलब दोनों इक्वल है, जीरो, और अगर बात करें अल्टरनेटिव की तो जीरो से मोर देन हो गया, दैट्स इट कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ये देखो नल हाइपोथेसिस एग्जांपल्स क्या है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द मीन पल्स रेट एंड मेन एंड वुमेन, है ना, मीन पल्स रेट में मेन और वुमेन का कोई डिफरेंस नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज इंटेंसिटी एंड रिजल्ट एरोबिक बेनिफिट। ठीक है, और अल्टरनेटिव क्या बोल रहा है, मेन हैव द लोअर मीन पल्स रेट एंड वुमेन डू, है ना, तो ये बात है। तो दोनों में जब डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज अल्टरनेटिव, और डिफरेंस नहीं होगा तो वो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं आपका ये नल हाइपोथेसिस। चलिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करें, बोल रहा है इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कितना परसेंट का कमी है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि मेरा रिसर्च 95% सही है, मतलब 5% कमी है, तो दैट इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो ये 5% को डिनोट करता है, 0.05, 0.01 1% को, और ये 10% को, और ये 1% को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्रिटिकल रीजन बोला जाता है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज टेस्ट। देखो ये जो है ना, ये इसको इससे समझो, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसको क्रिटिकल रीजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिटिकल रीजन, क्योंकि बहुत साइड में होता है ना। देखो अब आते हैं प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सवाल इससे बहुत पूछता है, तो कैसे हम हाइपोथेसिस को, क्या प्रोसेस है ये करने का। सबसे पहले हम फॉर्मुलेट करते हैं नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या करते हैं, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, है ना, कंफर्मिंग टू द प्रॉब्लम को देखते हुए हम नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते हैं। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर हम टेस्ट करते हैं कि भैया कौन टेस्ट लगाएंगे, वन टेल्ड होगा, टू टेल्ड होगा, टी टेस्ट होगा, जेड टेस्ट होगा, कौन सा टेस्ट होगा। और फिर हम स्टैंडर्ड एरर को लार्ज या स्मॉल सैंपल में चेक करते हैं। फिर कंप्यूट करते हैं टेबल वैल्यू और टी टेस्ट को या जेड टेस्ट करके, और उसको हम असरटेन करते हैं टेबल वैल्यू से। ठीक है, एट एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम। फिर कंपेयर करते हैं किसको, टेबल वैल्यू को, ये कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबल वैल्यू से।
अगर कैलकुलेटेड वैल्यू मेरा लेस देन द टेबल वैल्यू होता है, टेबल वैल्यू से कम हुआ तो हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू मेरा टेबल वैल्यू से ज्यादा होता है तो हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई चेंजेस वाली बात नहीं है। अब आ जाओ टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, भाई साहब पूछा ही जाता है। देखो अगर टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर समझने का एक और चार्ट, हाँ ये इसको देखो, इससे ना बड़ा अच्छा समझ में आएगा। जब नल हाइपोथेसिस में ट्रू है और रिजेक्ट हो गया, राइट को रिजेक्ट कर दिया, इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। क्या बोलते हैं? टाइप 1 एरर। इसको फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है क्योंकि सही चीज को रिजेक्ट की हो ना, तो इसीलिए फॉल्स पॉजिटिव। प्रोबेबिलिटी अल्फा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर हम फॉल्स चीज को रिजेक्ट कर दिए तो करेक्ट डिसीजन है, यहाँ पे तो कुछ नहीं कह सकते हैं, इसको बोलते हैं ट्रू पॉजिटिव और 1 माइनस बीटा बोलते हैं इसको, ठीक है। चलो उसी तरह से जो रिजेक्ट नहीं किए मतलब एक्सेप्ट कर लिए, इसको एक्सेप्ट से लिख लीजिए। अगर हम ट्रू चीज को एक्सेप्ट कर लिए तो भाई करेक्ट डिसीजन है, 1 माइनस अल्फा, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉल्स चीज को एक्सेप्ट कर लिए तो इसको बोलते हैं नेगेटिव। यहाँ इसका मतलब अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आपको हम समझाएं, टाइप 1 एरर को बोलते हैं राइट चीज को रिजेक्ट कर लेना, टाइप 1 एरर, और रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लेना बोलते हैं टाइप 2 एरर, ठीक है। तो ये एरर क्यों बोलते हैं? गलती है इसलिए, जिसे राइट चीज को रिजेक्ट कर देना तो गलती है, इसलिए टाइप 1 एरर। रॉन्ग को एक्सेप्ट कर लिए, टाइप 2 एरर। अब जो सही डिसीजन है, अगर हम राइट को राइट रहने दें, जैसे रिजेक्ट करें ना, फॉल्स चीज को रिजेक्ट कर दें तो ट्रू डिसीजन, अगर फॉल्स को और यहाँ पे क्या है एक्सेप्ट कर लें किसको, ट्रू चीज को, तो ये करेक्ट डिसीजन, ठीक है। यही बात है और कुछ इसमें खास है नहीं। अब आ जाइए इस चार्ट पे, ये चीज समझना जरूरी है। कह रहा है ये जो टाइप 1 एरर है ना, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, और अगर टाइप 2 एरर जिसको बीटा से डिनोट करते हैं। तो अगर हम नेम की बात करें तो ये प्रोड्यूसर रिस्क की बात करता है, सिग्निफिकेंस लेवल की बात करता है, और टाइप 2 एरर जो है वो कंज्यूमर रिस्क की बात करता है। तो प्रोड्यूसर रिस्क के लिए आपका टाइप 1 एरर, कंज्यूमर रिस्क के लिए टाइप 2 एरर। ये 1 माइनस एरर इसको कॉन्फिडेंस लेवल, और ये 1 पावर ऑफ द टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आप देखिएगा, बस इतना ही देखिएगा, इसमें एग्जांपल दिया है, फायर फॉल्स अलार्म लीडिंग टू इनकन्वीनियंस, मिस्ड फायर अलार्म डिजास्टर। तो ये तो बेसिक चीज है, इसमें कुछ नहीं, बस उतना ही था उसमें। ये देखो, टाइप 1 एरर्स रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, जब ट्रू को रिजेक्ट कर देते हैं। और टाइप 2 एरर्स क्या है, वेयर वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। तो ये तो बात मैंने आपको पहले बता दिया। अब आ जाइए पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। देखिए पैरामेट्रिक टेस्ट होता है ना, जब हम एक सेट ऑफ फिक्स सेट ऑफ पैरामीटर्स को यूज करते हैं कोई ये के लिए, है ना, क्या बोलते हैं, मेथड निकालने के लिए, ठीक है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है वो टेस्ट जो एक डिफाइंड पैरामीटर में होता है, और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का कोई डिफाइंड पैरामीटर नहीं होता है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग स्टैटिस्टिकल टेस्ट आर यूज्ड टू चेक द वेदर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड। बोल रहा है ये इसलिए यूज किया जाता है कि हम देखते हैं कि क्या जो हाइपोथेसिस हमने लिया था वो रिजेक्ट होगा या क्या होगा, नहीं रिजेक्ट होगा, इसको चेक करने के लिए, ठीक है जी। चलिए उस बेस पर आइए मैं आपको दिखाता हूं। पैरामेट्रिक टेस्ट जो होता है फॉर हाइपोथेसिस के लिए, पैरामेट्रिक टेस्ट 4 तरह का टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और एनोवा बोला जाता है। और नॉन पैरामेट्रिक में काय स्क्वायर, मैनविटनी और क्रस्कल वालिस टेस्ट, जिसको एच टेस्ट भी बोलते हैं और मैनविटनी को यू टेस्ट भी बोलते हैं। आइए इस टेस्ट की हम एक एक के बात करते हैं, एक एक को आराम से पढ़िएगा क्योंकि इससे सवाल पूछे जाते हैं। टी टेस्ट बोलते हैं, इट इज अ पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग वेयर स्टूडेंट बेस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन, पूछ देगा स्टूडेंट टी बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट किसको बोलते हैं, तो वो टी टेस्ट होता है। It is essentially testing the significance of difference of mean values when sample size is small। तो देखिए ये जो टी टेस्ट होता है वो स्मॉल साइज सैंपल के लिए होता है, लेस देन 30 से कम सैंपल होगा तो यहाँ ये इसके लिए टेस्टिंग कर सकते हैं। और डिफरेंस जो होगा सिग्निफिकेंस, डिफरेंस मीन मतलब 2 मीन के वैल्यू का आप चेक कर सकते हैं। व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट अवेलेबल, यहाँ जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉपुलेशन नोन नहीं होता है, अननोन होता है। अजम्पशन क्या है इस टेस्ट का, पॉपुलेशन डिस्टॉर्शन इज नॉर्मल, सैंपल्स आर रैंडम और इंडिपेंडेंट है, सैंपल साइज स्मॉल होना चाहिए, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट नोन, यहाँ नोन नहीं होता है। उसके बाद क्या है, हाँ मैन विटनी यू टेस्ट जो है ना नॉन पैरामेट्रिक, इसका अपोजिट टेस्ट है ये, टी टेस्ट जो है इसका अपोजिट टेस्ट है। अब चलिए 1 सैंपल टी टेस्ट होता है। 1 सैंपल टी टेस्ट में आपको ये फार्मूला याद रखना है, क्या करना है, ये फार्मूला याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और 2 सैंपल टी टेस्ट में ये फार्मूला, ये तो पूछा गया है प्रीवियस इस क्वेश्चन का पार्ट है
ठीक है। चलिए उसके बाद हम बात करें जेड टेस्ट। जेड टेस्ट जो है वो टी टेस्ट के जैसा ही है, ये भी दो मीन के डिफरेंस को देखता है, लेकिन ये जो है वो लार्ज टेस्ट के लिए, 30 से ज्यादा के लिए, ग्रेटर देन 30 के लिए। ये देख लो, पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर द मीन्स आर डिफरेंट व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन, जहां पॉपुलेशन वेरिएंस नोन हो और सैंपल साइज क्या हो, लार्ज हो। एजम्पशन क्या है टेस्ट का, कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, रैंडम और इंडिपेंडेंट है, साइज लार्ज है और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे नोन है। तो ये जेड टेस्ट के बोल रहा है, सैंपल जेड टेस्ट कंपेयर सैंपल मीन विद दैट ऑफ पॉपुलेशन मीन। ये देखो इसका फार्मूला ये है, ये देखो। और टू सैंपल जेड टेस्ट का फार्मूला ये है, इसको भी याद रखिएगा। एफ टेस्ट की अगर हम बात करें तो एफ टेस्ट क्या है, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड ऑन द स्नेक डेकोर ऑफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज अ टेस्ट फॉर नल हाइपोथेसिस दैट टू नॉर्मल पॉपुलेशन हैव बीन सेम वेरिएंस, है ना। तो ये जो वैसा पॉपुलेशन को मेजर करता है जिसका सेम वेरिएंस हो। एन एफ टेस्ट इज रिगार्डेड एज कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी सैंपल वेरिएंसेस, किसको, कंपैरिजन इक्वलिटी सैंपल वेरिएंसेस को देखता है। एफ स्टैटिस्टिक्स इज सिंपली रेशियो ऑफ टू वेरिएंस, टू वेरिएंस को वेरिएंस की बात करते हैं बेसिकली। एफ स्क्वायर, ये देखो ये फॉर्मूला है इसका। बाय चेंजिंग द वेरिएंस इन द रेशियो एफ टेस्ट हैज बिकम वेरी फ्लेक्सिबल, इट कैन बी यूज्ड, किसके लिए यूज किया जा सकता है भाई, टेस्ट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन मॉडल के लिए, फिट डिफरेंस मॉडल के लिए, और टू टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ मीन्स के लिए। एजम्पशन क्या है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है और सैंपल्स ड्रॉन रैंडमली और इंडिपेंडेंट है। क्या है, सैंपल्स जो ड्रॉन होगा वो रैंडम होगा और इंडिपेंडेंट होगा। अब है एनोवा, एनोवा बोलते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट, है ना। कह रहा है कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, पैरामीट्रिक टेस्ट है ये भी, एक्सटेंशन है टी टेस्ट और जेड टेस्ट का। क्या है, एक्सटेंशन है, यूज्ड टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज अमंग मोर देन 2 सैंपल। देखो टी टेस्ट और एफ टेस्ट जेड टेस्ट जो है वो दो मीन का वैल्यूज को चेक करता है, और ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है वो 2 से ज्यादा मीन वैल्यू जो होंगे ग्रुप का उसको चेक करने के लिए। अब एफ टेस्ट इज स्टैटिस्टिकली टेस्ट क्वालिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ मीन्स एंड रिलेटिव वेरिएंस बिटवीन देम। अब अगर हम एजम्पशंस ऑफ टेस्ट का बात करें तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या नॉर्मल है, सैंपल्स रैंडम और इंडिपेंडेंट होगा, होमोजेनिटी ऑफ सैंपल वेरिएंस होगा। वन वे अनोवा और टू वे अनोवा दो टाइप के है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। एफ स्टैटिक वेरिएंस बिटवीन द सैंपल मींस द वेरिएंस बिटवीन द सैंपल, ठीक है। अब है काय स्क्वायर टेस्ट, ये तो भाई साहब नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, और एज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट काय स्क्वायर कैन बी टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, और स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन टी टेस्ट को बोलते हैं। कह रहा है एज ए टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल इट हेल्प्स असेसिंग गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन ए सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड थ्योरेटिकली। तो इसका फार्मूला भी होता है एक्सपेक्टेशन माइनस ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड ये वाला आता है। तो इट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज एंड द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, ये बात ध्यान में रखिएगा। ग्रेटर डिफरेंस, ग्रेटर वैल्यू ऑफ काय स्क्वायर, there is no difference between the expected and observed frequencies, then the value of chi square equal to 0। जब 0 होगा chi square का वैल्यू तो कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। It is also known as a goodness of fit test, ठीक है ना। Calculated as chi square is also used for independence of two variables। कंडीशन फॉर chi square, क्या क्या कंडीशन है, रैंडमली कलेक्ट रिकॉर्ड करता है ऑब्जर्वेशन को इन द सैंपल, नो वन अदर ग्रुप शुड कंटेन वेरी फ्यू आइटम्स से लेस देन 10, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखिएगा। chi square पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह यूज होता है कब, जब टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस बेस्ड हो सैंपल वेरिएंस, ठीक है। तो पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह भी यूज होता है जब इसका वेरिएंस बेस्ड पॉपुलेशन क्या हो, टेस्ट फॉर पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन के वेरिएंस को चेक करना हो तो ये chi square जो है आपको पैरामीट्रिक टेस्ट की तरह भी यूज होता है। chi square का फॉर्मूला देखिए, ये है ना, ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड, ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो ये chi square टेस्ट का है। मैन विटनी यू टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है ये भी, लेकिन ये यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम ए पॉपुलेशन हैविंग सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स के लिए किया जाता है जो उसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए। ट्रू नॉन पैरामीट्रिक काउंटर पार्ट ऑफ टी टेस्ट, ये टी टेस्ट का काउंटर पार्ट है, ये तो बात ऊपर में बताया गया था। बेस्ड द टी टेस्ट हेयर इज यूज्ड एज u, ठीक है, u मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u n into n2 बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या 0 होता है। इसको मैन विटनेस विल्कन टेस्ट भी कहते हैं, मैन विटनी विल्कन रैंक टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्रुस्कल वालिस टेस्ट, ये क्या है सर, ये भी नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। टेस्ट इसको किया जाता है कंपेयर करने के लिए दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट सैंपल हो इक्वल डिफरेंट सैंपल साइज के, उसके लिए वो ये ध्यान रखिएगा। पहले इसको मैं बताता हूं आपको, मैन विटनी 2 के लिए, और ये क्या है 2 से ज्यादा मीन के लिए, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। आइए आगे, ये इट एक्सटेंड मैन विटनी यू टेस्ट व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयरिंग टू ग्रुप्स, है ना, 2 ग्रुप से ज्यादा के लिए। एक्सटेंशन है किसका, मैन विटनी का। वन वे एनोवा और द पैरामीट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ दिस टेस्ट, वन वे एनोवा जो है इसके बराबर है
इज यूज रैंक एक्चुअल डेटा के अलावा रैंक को यूज करता है। इट डज नॉट एज्यूम द पॉपुलेशन टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और टेस्ट जो है स्टैटिक्स एच की तरह है। ये देखो पर ये इस डाटा को तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है। कंप्लीटली नॉन अननोन पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में और अजम्पशन पैरामीटर के बारे में क्लियर बताता है। लेकिन नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जो रिसर्चर्स को जिसको नॉलेज ही नहीं होता है पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में। बात समझ में आया जी? ये बात ध्यान रखिएगा। ये देखिएगा पैरामीट्रिक टेस्ट में पेनिटी टेस्ट, पेयरिटी टेस्ट, वन वे एनोवा, रिपीटेड और ये बात है मैन विटनी, विल्कन, क्रस्कल वालिस, ये सारा ये टेस्ट होते हैं ना। ये देखो एक एक लाइन में खत्म। एनोवा कंपेयरिंग मीन्स ऑफ मोर देन 2 सैंपल, इसके लिए एनोवा है। का स्क्वायर टेस्टिंग ऑफ गुडनेस फिट और अज्यूम्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एफ टेस्ट कंपेयर करना है वेरिएंस 2 सैंपल का और कंपेयर करना मीन को 2 मीन सैंपल्स का। और टी टेस्ट जिसको हम बोलते हैं वो एज जेड टेस्ट क्या है, टी टेस्ट की तरह है बल सिर्फ लास्ट सैंपल के लिए। बात खत्म, इतना ही था, इतना ही इनमें दिमाग का खत्म कहानी हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं यार, हाँ आइए अब चलते हैं रिसर्च पैराडाइम पे। देखिए रिसर्च पैराडाइम की बात करें तो इसमें ना 2 अप्रोच की बात करी गई। क्या क्या? पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। अगर पॉजिटिव देखिए पॉजिटिविज्म की अगर हम बात करते हैं, आ जाते हैं डायरेक्ट इसी पर। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की हम बात करें तो वो 2 चीजों की बेसिक बात करता है। क्या क्या सर? पॉजिटिविज्म बात करता है कि हम साइंस को सोशल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, और अगर हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म को तो वो कहता है कि नहीं, साइंस को सोशल साइंस में कभी भी हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साइंस को कभी भी सोशल साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते। देखो पॉजिटिविज्म और इंटरप्रेटिज्म कह रहा सोसाइटी सेव्स द इंडिविजुअल, सोसाइटी कंसिस्ट्स व्हिच एक्सरसाइज कोर्सिव कंट्रोल इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल हैव द कॉन्शियसनेस आर नॉट जस्ट पपेट हु क्रिएट द एक्सटर्नल सोशल फोर्सेस टू पॉजिटिव बिलीव। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए ये देखिए क्या बोल रहा है, पॉजिटिविज्म क्या डिडक्टिव अप्रोच है ना, पोस्ट पॉजिटिव इंडक्टिव है, क्वांटिटेटिव है, ये क्वालिटेटिव है, ये सर्टेनिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये ऑब्जेक्टिविटी है, ये सब्जेक्टिविटी है, ये साइंटिफिक अप्रोच है मतलब साइंस को मानने वाला है, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है साइंस को नहीं मानने वाला मतलब साइंस को अप्लाई नहीं करने वाला है, ये डिटर्मिनिस्टिक है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ये एब्सोल्यूट रियलिटी है, ये क्रिटिकल रियलिटी है, प्रोबेबिलिटी सैंपल है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल है, स्ट्रक्चर और कंट्रोल्ड है, और ये अनस्ट्रक्चर और अनकंट्रोल्ड है ना। ये देखिए क्या बात कर रहा है। पॉजिटिविज्म को देने वाले ये डर्किम और कॉम्टे थे, अगस्त कॉम्टे, और इंटरप्रेटिज्म को देने वाले मीड और वेबर थे। इन्होंने क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिविटी मेजर की बात करी। इन्होंने बोला इन्हें सोशल साइंस इज अ सोशल पॉजिटिव इज सोशल साइंस और इंटरप्रेटिज्म इज सोशियोलॉजी साइंस, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम बात करें पॉजिटिविज्म की तो वो उन्होंने बोला कि भैया सोशल साइंस को साइंस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं पॉजिटिविज्म, और इंटरप्रेटिज्म ने बोला कि भैया सोशल साइंस को साइंस में अप्लाई कभी नहीं किया जा सकता। ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए मैं आपको ना थोड़ा सा एक चीज और बताता हूं, एक चीज छूट गया, ये रिसर्च पैराडाइम। तो अगर पैराडाइम की बात करें ना तो पॉजिटिविज्म तो है ही, लेकिन इन्होंने ना ये बात की है मेटाफिजिक्स एपिस्टेमोलॉजी की बात की है। मेटाफिजिक्स क्या होता है? ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो डील करता है किसमें? कॉन्सेप्ट्स में, नोइंग में, आइडेंटिटी में, और एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज को, ठीक है। अब इसी में जो है ना इसी में बात किया गया है रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म की। रैशनलिज्म मतलब होता है जो लॉजिक की बात करे, और एम्पिरिसिज्म मतलब होता है जो आपके बात करें रियल लाइफ एक्सपीरियंस की। चलिए बस अब अगर हम बात करें नेक्स्ट तो ये देखिए, हाँ ये 3 डिटरमिनेंट्स ऑफ पैराडाइम। पैराडाइम के 3 डिटरमिनेंट्स होते हैं। क्या क्या? ऑन्टोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी और एंजियोलॉजी। ऑन्टोलॉजी बोलता है रियलिटी की, व्हाट इज द एग्जैक्ट रियलिटी, और अगर एपिस्टेमोलॉजी की बात करें तो स्टडी ऑफ नॉलेज की बात करता है, और एंजियोलॉजी की बात करें तो वैल्यू और एथिकल प्रिंसिपल्स की बात करता है। बस इसी को मेरे को बताना। ये देखिए ontological what can be the nature of reality, epistemological question what is the knowledge, methodological question how can be knowledge developed, और एंजियोलॉजिकल होता है what is the value of knowledge and ethics of knowledge। तो यही इसी की बात मुझे करनी थी, ये मुझे बताना था, बाकी टेंशन नहीं। आइए अब है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च। अब भैया आईसीटी का रिसर्च में क्या यूज है और रिसर्च एथिक्स, तो एप्लीकेशन आईसीटी का ही तो यूज है भाई साहब रिसर्च में। बिना डाटा कलेक्ट करने में, एनालिसिस करने में, स्टोर करने में, प्रोसेस करने में, इंटरप्रेट करने में, कम्युनिकेट करने में, सारा चीज तो इसी से करते हैं। अगर हमको कोई भी जरूरत पड़ा थीसिस पढ़ने का, शोध गंगा में चले गए,
अगर हमको कोई जर्नल पढ़ने का जगह ईसो सिंधु में चले गए, है ना, उसके बाद इम्प्रिंट में चले गए, ज्ञान के थ्रू हमने बहुत सारा चीज लिया। तो देखो शोध गंगोत्री किसके लिए है? शोध गंगा है थीसिस के लिए, और शोध गंगोत्री जो है वो है आपका सिनॉप्सिस के लिए। यहाँ से जो सारे डिजिटल आपके थीसिस जो होंगे, जिन्होंने पीएचडी कर लिया होगा और जिन्होंने पेपर लिख लिया होगा, ठीक है, सिनॉप्सिस, वो सारा वहां सबमिट होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी टूल्स इन रिसर्च प्रोसेस। बहुत सारा स्टैटिकल टूल्स होता है, जैसे एसपीएसएस हो गया, है ना, ये सारी चीजें, बहुत सारा स्टैटिकल टूल होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, ठीक है, ये सारा चीज आपका यूज होता है आईसीटी के थ्रू, ठीक है। ये सारा एक डेटा के थ्रू आप सारा एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे डेटा टूल्स होते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास वैसा नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च एथिक्स। अब देखिए, अगर हम रिसर्च एथिक्स की बात करें तो एथिक्स किसको बोला गया? मोरल प्रिंसिपल्स को, है ना, नैतिकता की बात करी गई है, ठीक है, कि भैया अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो क्या सही और क्या गलत हो रहा है। तो अगर एथिक्स की बात सही गलत क्या है तो रिसर्च एथिक्स आ गया, तो हम जोड़ दीजिए कि रिसर्च में क्या सही और क्या गलत है। नहीं, अगर हम एथिक्स की बात करें तो क्या सही और क्या गलत की बात करते हैं, तो उसी तरह से रिसर्च एथिक्स की बात करें तो रिसर्च में क्या सही और क्या गलत हो रहा है इसकी बात करेंगे। तो क्या कह रहा है? एथिक्स इज ए सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न पर्सन बिहेवियर, किसी पर्सन के बिहेवियर या कंडक्ट ऑफ एक्टिविटी को चलाते हैं। उसी तरह से रिसर्च एथिक्स है दोज मॉरल प्रिंसिपल दैट गवर्न द रिसर्च प्रोसेस और द बिहेवियर ऑफ रिसर्चर, जो रिसर्चर्स के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है जी सर। तो आप इथिक्स फॉर गुड रिसर्चर, अगर क्या करना चाहिए कि एक आप सही रिसर्चर को क्या करना चाहिए, उसमें दिया गया, कह रहा है रिसर्च एथिक्स हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन क्रेडिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इंटीग्रिटी ऑफ रिसर्च। इस पे बड़ा उसका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। सो वायलेशन ऑफ एनी ऑफ दीज कैन क्रिएट इश्यूज इन एप्लीकेशन ऑफ रिजल्ट। बहुत सारा चीज नीचे दिया गया है, जो अगर आप इसको वायलेशन करते हैं तो वो आपको रिजल्ट में दिक्कत करेगा। क्या क्या है आइए देखते हैं। रिसर्चर शुड इंटरप्रेट डेटा विद ऑनेस्टी एंड सो दैट द कंक्लूड द रिजल्ट। ऑनेस्टी के साथ डेटा देखना है। रिसर्चर शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, नया आइडियाज होना के लिए आपको फील फ्री टू दी शेयर रिसर्च फाइंडिंग्स। कुछ नई फाइंडिंग्स मिली है तो उसके लिए आपको फ्री रहना पड़ेगा, डरने की जरूरत नहीं है। रिसर्चर टू शुड ट्राई टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ रिसर्च, आप बायस नहीं होइएगा कभी, है ना। चलिए, दे शुड एग्जामिन द वर्क केयरफुली, उसको अपना काम जो है एग्जामिन बहुत केयरफुली करना चाहिए और एरर्स फ्री होना चाहिए। रिसर्चर शुड टेक प्रायर अप्रूवल ऑफ द रिस्पोंडेंट्स बिफोर कलेक्टिंग डेटा, तो ये प्रायर अप्रूवल आपको लेके आना चाहिए जब आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो उससे पहले। रिस्पोंडेंट्स शुड बी अवेयर अबाउट द स्टडी व्हाट इज कंडक्टेड, जो रिस्पोंडेंट होंगे, ठीक है, उसको आपको स्टडी के बारे में कंडक्ट व्हाट इज बोला कि व्हाट स्टडी इज कंडक्टेड, क्या स्टडी कंडक्ट हो रहा है, क्या डेटा कलेक्ट हो रहा है, क्यों, व्हाट दे आर टू शेयर, क्यों शेयर करना, हाउ इट विल बी यूज्ड, ये सारा चीज को पता होना चाहिए। जिससे आप डेटा कलेक्ट करने जा रहे हो ना, उसको सारा चीज पता होना चाहिए। द सेम आर्टिकल शुड नॉट बी सेंट फॉर पब्लिकेशन, अगर आपने एक आर्टिकल कहीं छपवा लिया है तो दूसरा जगह उसको नहीं भेजना चाहिए, उसका ऑथेंटिसिटी मेंटेन होना चाहिए, ठीक है ना। रिसर्चर को मेंटेन करना चाहिए कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब आपको बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। केयर मस्ट बी टेकन सो दैट नो हार्म टू कॉज एनीवन ड्यूरिंग रिसर्च, बोल रहा है कि ध्यान रखना चाहिए इस बात का ताकि कोई हार्म ना पहुंचे। रिसर्चर शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर का आपको ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए, ऑल द सोर्सेज का। रिसर्च कैन आल्सो प्रोवाइड स्मॉल गिफ्ट और इंसेंटिव रिस्पोंडेंट्स एज ए टोकन ऑफ अप्रिसिएशन आफ्टर डेटा कलेक्शन, तो डेटा कलेक्शन करने के बाद आपको देना पड़ेगा, क्या देना चाहिए, क्या इंसेंटिव या स्मॉल गिफ्ट्स, लेकिन पहले नहीं। अगर आपने पहले दे दिया तो इसका मतलब आप घूस दे रहे हो और वो ऑथेंटिक नहीं है, वो गलत बात है, वो गलत चीज होती है। देयर कैन बी सिचुएशन वेयर द रिसर्चर हैव टू आस्क रिस्पोंडेंट some sensitive question, they may feel that the such question of violation of their privacy, तो भैया कभी ऐसा सिचुएशन आ आएगा कि जब रिसर्चर को आपको कोई सेंसिटिव क्वेश्चन पूछना चाहिए, मतलब पूछना पड़ेगा, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि उसकी प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हो रहा हो, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। लीगैलिटी ऑफ प्रोसेस मस्ट बी मेंटेन, जो लीगल प्रोसेस को मेंटेन करना चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क में रहकर आपको काम करना चाहिए। कह रहा है अदर देन दिस सम अदर एथिक्स द रिसर्चर शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर स्टूडेंट कलीग्स एंड अदर इन्वॉल्व इन रिसर्च, तो बोल रहा है और भी अदर चीज को छोड़कर अगर कोई रिसर्चर के साथ कोई स्टूडेंट है, कलीग्स है, कोई भी है, तो उसको भी आपको मेंटेन करना चाहिए और वो भी चीज बात में ध्यान रखना चाहिए। अब कह रहा है व्हाट शुड नॉट बी डन, क्या नहीं करना चाहिए जो आपको एथिक्स को दिक्कत करेगा, तो उसके लिए बोलता है फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, प्लेगरिज्म शुड बी अवॉइडेड इन रिसर्च एज दीज आर कंसीडर्ड एज ए वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। फैब्रिकेशन डेटा एडिशन को बोलते हैं, मतलब फॉल्स डेटा, आपको चाहिए था 100 का डेटा कलेक्ट करना था, आपने 90 किया, 10 फॉल्स डेटा भर दिया, फैब्रिकेशन। फॉल्सिफिकेशन
सब्ट्रैक्शन ऑफ डेटा, आपको डेटा चाहिए था 100, आपने 120 कलेक्ट कर लिया, 20 अपने से हटा दिया। प्लैगियरिज्म चोरी, कहीं और से कंटेंट कॉपी किया, चोरी कर लिया। प्लैगियरिज्म के बहुत टाइप्स होते हैं, आगे पढ़ेंगे। आइए, तो ये तीनों चीज को रिसर्च एथिक्स में कंसीडर नहीं किया गया, ये वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स है। और इसको बोलते हैं कि जब रिसर्च आप कर रहे हो तो 3 कार्डिनल सिन, 3 तरीके के पाप बोला जाता है जब आप रिसर्च कर रहे हो, फिर भी लोग करते हैं, ये नालायक है ना। फैब्रिकेशन, देखो फैब्रिकेशन क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ डेटा। फॉल्सिफिकेशन मतलब एडिशन ऑफ डेटा, सॉरी अल्टरेशन ऑफ डेटा। और प्लैगियरिज्म बोलते हैं जब आप चोरी कर रहे हो, साइट नहीं की हो, आपने किसी के काम को कहीं देखा और उसको साइटेशन नहीं किया, साइटेशन नहीं करना, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं चोरी करना, और ये प्लैगियरिज्म है। अब टाइप्स ऑफ प्लैगियरिज्म की अगर हम बात करें तो एक होता है इंट्राकॉर्पर। इंट्राकॉर्पर प्लैगियरिज्म उसको बोलते हैं जहां पे सेम क्लास में अपने क्लास के अंदर चोरी करके और वही चीज कॉपी करके अपने बना दिया। वो जो प्रोजेक्ट हम लोग किए ना एमकॉम में, सब कोई वही किया होगा ना, लगे कॉपी करके छाप के दे दिया, तो उसको बोलते हैं इंट्रा कॉर्पर। एक्स्ट्रा कॉर्पर होता है जब आप कहीं किसी बुक से, जर्नल से, वेबसाइट से और प्लैगियरिज्म करते हैं और उसको कॉपी करते हैं और उसका नाम भी नहीं देते हैं। ऑटो प्लैगियरिज्म मतलब अपने ही किसी पुराने वर्क किया हुआ काम को करके और उसको साइट कर देना यहाँ पे बिना साइटेशन, उसको ऑटो प्लैगियरिज्म कहा जाता है। और मल्टीपल ऑथरशिप कहा जाता है जब मान लो किसी ने काम नहीं किया और उसका नाम आप दे दे रहे हो, तो वो भी क्या है, वो प्लैगियरिज्म के अंतर्गत आता है। पीयर रिव्यू बोलते हैं जब ऑथर सबमिट करता है रिटर्न मैन्युस्क्रिप्ट आर्टिकल टू द जर्नल फॉर पब्लिकेशन और जर्नल एडिटर डिस्ट्रीब्यूट द आर्टिकल टू एक्सपर्ट और रिव्यूअर्स को, तो रिव्यू करने के लिए देता है ना, उसको पीयर रिव्यू कहते हैं, है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, उसके बाद है मिसयूज ऑफ फंड है, ये तो मतलब ये तो कॉपीराइट है, ये तो करेंगे ही हम, है ना, वायलेशन ऑफ एथिक्स है। अरे भाई साहब जीआरएफ निकालोगे हैं और तुरंत गाड़ी, पता नहीं सर गाड़ी में दिक्कत हो जाएगा हमको, है ठीक है, हम कपड़े लेंगे, हम कुछ और करेंगे, रिसर्च में कौन काम करता है, तो दैट इज मिसयूज ऑफ फंड, नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप मानोगे नहीं, करोगे ही, नालायक। मिसयूज ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको मिसयूज नहीं करना चाहिए, वो एथिकली राइट नहीं होता है। उसके बाद मेन अप्रोचेस टू रिसर्च एथिक्स, 3 अप्रोच है, क्या क्या, डियोंटोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है, और एथिकल स्केप्टिज्म अप्रोच, और तीसरा है बोलते हैं उसको यूटिलिटेरियन अप्रोच। देखो डियोंटोलॉजिकल अप्रोच बोलते हैं जब हम एक आइडेंटिफाई करते हैं एक सर्टेन यूनिवर्सल कोड को ताकि वो एथिक्स मेंटेन रहे। एथिकल स्केप्टिज्म कहा जाता है जब हम एथिकल स्टैंडर्ड को पूरे यूनिवर्सल, है ना, वो मतलब बोलते हैं रिलेट करके देखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं। और यूटिलिटेरियन अप्रोच कहा जाता है जब हम बेनिफिट को देखते हैं रिस्क के, कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट मेरा ज्यादा है, एक्सपेक्टेड रिस्क के, उसको बोलते हैं यूटिलिटेरिज्म अप्रोच, ठीक है। हम क्या देखते हैं कि मेरा एक्सपेक्टेड बेनिफिट एक्सपेक्टेड रिस्क ज्यादा है या नहीं है, तो इसको बोलते हैं। ये देखिए डियोंटोलॉजिकल मतलब पॉजिटिव या यूनिवर्सल कोड, रिफ्यूट्स डियोंटोलॉजिकल, है ना, फील्स राइट एंड रॉन्ग आर इंपॉर्टेंट बट रिलेटिव टू कल्चर एंड टाइम, तो इट्स रिसर्चर पर्सनल स्ट्रगल एंड अल्टीमेट डिसीजन। तो क्या है, इसको एथिकल स्केप्टिज्म और यूटिलिटेरिज्म बोला जाता था, गुड वे ऑफ मेनी आउटवे ऑफ गुड ऑफ फ्यू, ठीक है। ये देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स है मेक रिसर्च मोर एथिकल, कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स जिसकी वजह से रिसर्च बहुत ज्यादा एथिकल माना जाता है, वो क्या क्या है। सबसे पहला है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या कहता है कि जब भी आप किसी को अपने साथ पार्टिसिपेट करवाओ या रहे आपके साथ, तो उसको सारा चीज बताओ, सारा चीज, जो चीज आप काम करने जा रहे हो, क्या काम है, कैसे है, क्या करना है, किसका उसका क्या इसमें उसको प्रॉब्लम हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो सारा चीज को पता होना चाहिए, किसको, पार्टिसिपेंट को। ये दूसरा प्रोटेक्टिव रिसर्च डिजाइन होना चाहिए, मतलब दिस इन्वॉल्व एस्टिमेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग हार्मफुल इफेक्ट्स, सेवरिटी एंड लाइकली ड्यूरेशन ऑफ दिस इफेक्ट। तो प्रोटेक्टिव रिसर्च होना चाहिए, कोई चीज हार्म हो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्क्रीनिंग मतलब सेलेक्ट ओनली दोज इंडिविजुअल फॉर स्टडी हु हैव हाई टॉलरेंस और पोटेंशियल रिस्क, है ना, तो छटैया करो कि भैया इतना सारा पार्टिसिपेंट में किसको हम ले जाएं जो हमको वहां पे धोखा ना दे, वहां पे मेरे साथ काम करे, जिसमें पोटेंशियल रिस्क लेने की क्षमता ज्यादा हो। पायलट स्टडीज कह when potential harm then uncertain useful precaution involves a pilot study with a follow diagnostic interviews assess the effect and request advice from the participants। तो ये पायलट स्टडीज करने के टाइम में भी ये ध्यान रखना चाहिए। कह रहा है आउटसाइड प्रपोजल रिव्यू, बाहर वाले को प्रपोजल दो, है ना, रिक्वेस्टिंग अदर्स टू रिव्यू द रिसर्च एंड प्रपोजल टू हेल्प प्रिकॉशन इन मिनिमाइजिंग रिस्क, रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए बाहर वाले को प्रपोजल दो, है ना। प्रोफेशनल कोड होना चाहिए आपका, है ना, प्रोफेशनल कोड होने से आपका रिसर्च एथिक्स पता चलता है। चलिए गवर्नमेंट का रेगुलेशन को आपको फॉलो करना चाहिए।
उसके बाद है बेलमेंट रिपोर्ट। बेलमेंट रिपोर्ट 1979 में आया था, इसी के रिगार्डिंग है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट के रिगार्डिंग, रिसर्च एथिक्स के रिगार्डिंग। तो बेसिक प्रिफरेंस कहता है रिस्पेक्ट फॉर पर्सन, बेनेवलेंस और जस्टिस, मतलब आपको जो आपका पार्टिसिपेंट है उसके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रहना चाहिए, उसका बेनिफिशियंस भी देखना होगा, उसका जस्टिस भी देखना होगा। चलिए अगर हम बात करें थीसिस और आर्टिकल का, हाँ अब ये लास्ट टॉपिक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थीसिस और आर्टिकल राइटिंग में फॉर्मेट, स्टाइल और रेफरेंसिंग की बात करी जाती है। फॉर्मेट और थीसिस में सबसे पहले टाइटल पेज होता है, फिर सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन, चैप्टर, यहां तक। इसके बाद शुरू होता है इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, रिसर्च मेथोडोलॉजी, डेटा एनालिसिस, समरी, कंक्लूजन, अपेंडिक्स और बिब्लियोग्राफी। ये एक पूरा का पूरा सीक्वेंस है कि आपका थीसिस कैसे बनेगा, ठीक है ना। ये देखिए बस और कुछ नहीं। उसके बाद है बिब्लियोग्राफी और रेफरेंस में डिफरेंस। देखो बिब्लियोग्राफी, रेफरेंस इज अ पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी, रेफरेंसेस हम लिखते हैं, देखिए दोनों का फर्क समझिए। बिब्लियोग्राफी बोलते हैं कि जितना आपने स्टडी किया ना वो सारा चीज है ना, क्या कह रहा है, बिब्लियोग्राफी इज अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस दैट यू हैव साइटेड इन अ स्कॉलरली वर्क एंड बैकग्राउंड रीडिंग्स, एंड रेफरेंस इज अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस दैट यू हैव साइटेड इन योर वर्क, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफी क्या हुआ कि जितना सारा चीज आपने पढ़ा, और रेफरेंस क्या हुआ, जो चीज आपने साइट किया है अपने पेपर के में, वो चीज उसको बोलते हैं, ठीक है। ये देखो, a list of references is a list of the all sources that you have been cited in your text or your document, or bibliography is a list of all sources that you have consulted but not cited while working on your document। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, बिब्लियोग्राफी सारा चीज जो आपने पढ़ा है वो होता है, और साइटेशन, जिसका साइटेशन आपने लिया है कि भैया ये चीज हमने यहां से लिया, उसको बोलता है रेफरेंस। तो रेफरेंस इसलिए कहा जाता है, रेफरेंस इज अ पार्ट ऑफ बिब्लियोग्राफी। चलिए फॉर्मेट, स्टाइल ऑफ रेफरेंसिंग है ना, ये देखिए दो है, एपीए है और एपीए का वेबसाइट, और एमएल, ये देखिए यहां से समझिए। एपीए यूज करते हैं सोशल साइंस में, ये ह्यूमैनिटीज में। देखिए सबसे पहले टाइटल रहेगा इटैलिक्स में और यहाँ अंडरलाइन किया जाएगा, ठीक है। द मोस्ट नेसेसरी वर्ड्स आर पुट इन कैपिटल लेटर्स और ऑल मेजर वर्ड्स आर कैपिटल। द सोर्स पेज इज टाइटल, रेफरेंस दिया जाएगा, रेफरेंस लिंक्स, और यहाँ पे सोर्स पेज टाइटल, वर्क साइटेड दिया जाएगा। हेयर वाला लास्ट नेम ऑथर का यूज किया जाएगा, यहाँ फुल नेम यूज किया जाता है। यहाँ ऑथर नेम, ईयर पब्लिकेशन और नेक्स्ट साइटेशन दिया जाएगा। टेक्स्ट साइटेशन होता है, टेक्स्ट साइटेशन बोलते हैं इसको, सॉरी। इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है ना, कि जब आप साइट से लिखोगे ना, तो किसी भी साइट पे जब आप जाओगे तो वहां पे ना इंटेक्स और वो दोनों साइटेशन आपका दिया रहता है। इंटेक्स मतलब कुछ छोटा वाला नाम जो किसी पैराग्राफ के बगल में नहीं लिखा रहता है, उसको बोलते हैं। जब आप जर्नल पढ़ोगे तो आप देखोगे, उसको बोलते हैं। चल ये कुछ एब्रिविएशन का फुल नेम है, इसको आप देख लीजिएगा। अब आइए मेन टर्म्स जो कॉन्टेक्स्ट, फुटनोट्स और रेफरेंसिंग यूज करते हैं ना। इबिड, इबिड बोला जाता है सेम ऑथर सेम सेंस में, है ना। इसको मीनिंग द इट रेफर्स टू द सेम ऑथर एंड सोर्स, है ना। तो इबिडम बोलते हैं इसको, मीनिंग द सेम, ठीक है। रेफर अदर्स, ऑपोजिट बोलते हैं जब इट रेफर्स टू रेफरेंस लिस्टेड अर्लियर बाय द सेम ऑथर, है ना। लैटिन ओपस सिटेटम बोला जाता है, मतलब वर्क साइटेड। लॉक्सिट बोलते हैं जो लोकोसिटाटम, मीनिंग क्या है, प्लेस साइटेड, ठीक है। फुटनोट, एंड नोट होता है जहां रिपीट करते हैं टाइटल, पेज नंबर और वर्क को। और एटल बोलते हैं रेफर्स टू अदर्स, क्या बोलते हैं, रेफर्स टू अदर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं सेम थिंग फॉर द सेम, है ना, ये इबिड। और इटल को बोलते हैं रेफर्स टू अदर्स, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब एपी, और ये तो आपको देखिए एपी का ये फॉर्मेट है और एमएलए का ये है, दिया हुआ है, इसको चेक कर लीजिएगा। एडिशनल टॉपिक ये तो पढ़ा चुका हूँ, और देखिए आपका नॉमिनल नेम होता है, ऑर्डिनल नेम और ऑर्डर वेरिएबल होता है, ये तो मेजरमेंट रेशियो पढ़ा चुके हैं। और कुछ है नहीं सर, अब कुछ नहीं, बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, है ना। तो ये रहा पूरा आपका रिसर्च कंप्लीट, इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि करने की जरूरत है रिवीजन में। बाकी अगर आपको और लगता है कुछ तो ज़रूर करिएगा, है ना। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।